Afterwards, I moved to Hyderabad, Andhra Pradesh. My father was working there. तो मैं तो इसी impression में गया था कि I am in Hindi medium, so I will get all the information, all the books, everything. But I didn't get books. Books सारी इंग्लिश में ही थी, लिखना हिंदी में था. क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जो आज के तारीख में तो कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन हाँ. तब भी वो तेलुगु डोमिनेटेड ही था. हाँ. मैंने मैडम से कहा तो उन्होंने मुझे उद्दंड समझा, मतलब मुझे कहा तुम बाहर चले जाओ क्लास की. मैं क्लास के बाहर चला आया. उसके बाद वो मुझे पीछे बिठाने लगी, मैं जनरली आगे सबसे आगे बैठता था. वो उन्होंने सर से कंप्लेंट किया और प्रिंसिपल के पास बात चली गई. प्रिंसिपल ने तलब किया, जो प्यून आया मुझे बुलाने के लिए. प्यून, अब वो संजोग से उस क्लास में टीचर थी, पढ़ा रही थी और पहले कंप्लेंट मेरी कर चुकी थी, और उनके क्लास में ही मुझे बुलाया गया ताकि उनकी वहां पे धाक बनी रहे कि देखिए पुनीत को बुलाया गया है और वहां पे प्रिंसिपल से डांट पड़ने वाली है. तो मैं जो प्यून आया तो उन्होंने कहा कि मैडम वो सर ने बुलाया है, कोई बच्चा जो बदमाशी कर रहा है, आपने नाम दिया है, कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा पुनीत आप जाइए. वो प्यून भी देखता रहा कि ये तो कर ही नहीं सकता है, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, तो सारे इवेंट्स कॉलेज के करता है, टीचर डे वगैरह वगैरह सारे कार्यक्रम तो यही करते हैं. प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ऐसी घटना है और ये मैडम ने कंप्लेंट किया कि बड़ा उद्दंड है, उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है क्लास में. तो त्रिपाठी सर बोले मैं तो इसको 11th क्लास जानता हूँ, ये लड़का है ही नहीं, तो कर ही सकता है. फिर कहा कि टीचर से पूछो क्या हो गया मैडम बताइए. तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि सर मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, ये उल्टे कमेंट करता है और कई विषय ऐसे हैं जिसपे ये गलत कमेंट करता है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा. सर ने कहा कि बेटा देखो एक बात, उनसे कहा मेरे सामने प्रिंसिपल बैठे, जितनी हिंदी तुमको आती है, जितनी हिंदी मुझे आती है, प्रिंसिपल साहब को जितनी हिंदी आती है, उससे ज्यादा हिंदी इस लड़के को आती है. और जो सबसे बड़ा मेरा मास इवेंट जहाँ था, जो अभी भी इंदौर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया, आप अगर गूगल करेंगे आपको मिलेगा, लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक. लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक जो था 2014 में उसको मैंने प्लान किया, और ये चाइना का एक रिकॉर्ड था जिसको हम लोगों ने तोड़ा. और हमने कोई पैसा किसी को नहीं दिया है ना, हमने रजिस्ट्रेशन बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड पे. टीम आई, टीम ने सर्वे किया, देखा 1207 लोग टोटल बिना पीछे मुड़े 1 किलोमीटर पैदल चले, और थीम रखा इनोवेटिंग इंडिया. Hi, this is Indranil and welcome back to our channel The Spotlight Beyond Profession. Today in this channel we'll be having a podcast with a very special individual. The special individual is having 16 patents on his name. He has written 23 books. He is an author and he is a professor and he has done many things in life till time. So please welcome Dr. Professor Puneet Kumar Dwivedi. It is very difficult for me and for any individual to give an introduction in 2-3 minutes or even 5 minutes about Dr. Professor Puneet Kumar Dwivedi. So let's have a podcast with Dr. Puneet Kumar Dwivedi so that we can understand what is his journey, how he made all these things happen in this entire podcast. So please watch this entire episode because this episode will completely be knowledge filled and you will be having a lot of insights and a lot of knowledge and a lot of ideas about entrepreneurship, about his journey, and you can correlate yourself with his journey as well. So please watch this entire podcast and welcome Professor Dr. Puneet Kumar Dwivedi in the Spotlight Beyond Profession. So first of all, welcome to our channel, The Spotlight Beyond Profession, and thank you very much for giving us your time. Thank you so much. This is the podcast regarding the Spotlight Beyond Profession means, obviously you are under the spotlight, and Beyond Profession means here we need to understand and we will try to understand more about your personal perspective on different things. Yeah. लेकिन आपके बारे में इतना कुछ है कि पहली बार आज मैं कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आप इतना कुछ करते हैं और है आपके पास वही 24 घंटे जो हम सबके पास है. So before we start the podcast, I have 2 disclaimers. Number 1 disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. Yeah. So whenever I try to speak in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. No problem. And secondly, मैं कुछ भी अगर ऐसा कोई सवाल करूं जो आप जवाब नहीं देना चाहें, you can directly say no. There is nothing like avoiding or to घुमा फिरा के कुछ बात करने की जरूरत नहीं है. Thank you. Because the entire podcast will be uncensored, unfiltered and unscripted. Great. So मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूं. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका जो इनिशियल जर्नी है, जो आपका स्टूडेंट लाइफ है, आपका जो बेस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, सो दैट हम पहचान पाए या हम समझ पाए कि आप कहां से इतना समय निकाल पाते हैं इतना सब कुछ करने के लिए. देखिए बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो
जन्म वहीं कुशीनगर में हुआ है। गौतम बुद्ध का जो निर्वाण स्थली है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, तो वो मेरा जन्म स्थान है। आई स्टडीड देयर टिल माई 8th क्लास। 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई यूपी में ही की है। Okay. Afterwards, I moved to Hyderabad, Andhra Pradesh. My father was working there, so I continued my education there till graduation. तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है हैदराबाद में। ग्रेजुएशन किया वहाँ से मैंने कॉमर्स में। देन अगेन आई मूव बैक टू लखनऊ टू डू माई मास्टर्स। आई डिड माई MCom देयर एंड MBA and complete my PhD in Lucknow University of Lucknow, under the guidance of Professor Dr. Dinesh Sharma, who later became the mayor of city and then deputy CM of Uttar Pradesh, so in the previous Yogi government. After completion of my all the academic journey, I again moved to Hyderabad and I started my career in academics as the professor in management in a very renowned institution, well-known institution known for commerce in Hyderabad. It is Badruka College of Commerce. I served there for 2 years. Then I came back to Indore. I joined one of the institution here in private institution. I served there for 10 months. And then I joined Prestige Institute of Management and Research, PIMR Indore. I served there for 9 years. And in this journey, in PIMR and when I came to Indore in the year 2010, and I also joined with the initiative of Indore Municipal Corporation as the brand ambassador for Swachhata and leading the academics, approaching different institutions, colleges and schools and creating the awareness about the sanitation and Swachh Bharat Abhiyan of the government. So since last 7 years, I am working as a brand ambassador. Still I am working as a brand ambassador. So while working in Prestige Institute, I learned many things of management, and I initiated one incubation center, which was the government grant, and I got that grant. I was the founder CEO of that incubation center. I was the project head, also principal investigator. It was 10 CR of grant. Then we established the incubation center. We have our domain was food and agri. So because Indore is known for and Malwa Plateau is known for food and agri. So for agriculture and food, we got the many student startups, and along with the food and agri startups, we have also initiated some startups from fintech and clean tech, because Indore is known for Swachhata also. Fintech and clean tech, some from agri-tech also. So after that, during that course, I also work for entrepreneurship cell of PIMR, and where we have I was also part of NEN, National Entrepreneurship Network. Won many awards for entrepreneurship since year 2012. We went to Bengaluru to get the award of Vadvani Foundation. So we were all India runner-up. Okay. IIM Ahmedabad was the first, and we were the second. Okay. So this was the journey, and after that I was more into the student entrepreneurship segment and working very closely with the students 24/7 as the mentor. Well, I'm just trying to ask you one thing, that पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद हैदराबाद, जी, complete different culture. Yeah, it was very tough for me when I went to Hyderabad. Because class 8 के बच्चा जब एक state change करता है, school change करता है, दोस्त change हो जाते हैं, वो कैसा समय था? It was a very tough time for me because when I moved from Uttar Pradesh and we were very close to Nepal border. Okay. And very close to Bihar border. So वहाँ पे जो सेटअप है, जो सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम भी देखे वहाँ का, I studied in government college, government school, and it was government college actually from 6th class to 12th class. Okay. So intermediate college we are using a term there. 6th class में English शुरू हुई थी. Okay. Till 5th class there was no English. और 6th class से ABC पढ़ना शुरू किया. अरे बाप रे. और 8th class में यानी 9th में मैं हैदराबाद चला गया. एंड ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? हैदराबाद बात कर रहा हूँ आपको 1998 की बात कर रहा हूँ. तो 9th में 6th से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया और 9th में आप हैदराबाद चले गए. 2 साल मैंने कैसे कैसे भी करके, अब स्कूल में ABCD पढ़ाते थे तो वहां तक अभी तो वर्ड्स फॉर्मेशन शुरू किया था. और हैदराबाद में तो वाज इंग्लिश मीडियम, तो इट वाज हिंदी मीडियम एक्चुअली,
but there was no books available in Hindi. Okay. We searched for the Hindi medium so that I can accommodate myself there. We found one school, Keshav Memorial High School, Okay. and it was Hindi medium. They were having Hindi medium, English medium, and Telugu medium. All three mediums were there. I opted for Hindi medium. बिकॉज वहां पे वो बहुत कम होता होगा. हाँ, वो जो बाहर के लोग जाते थे वही होते थे. हाँ. अदरवाइज जो डिफेंस के ट्रांसफर होते थे वो बच्चे वहां पे आते थे. तो मैं तो इसी इंप्रेशन में गया था कि आई एम इन हिंदी मीडियम, सो आई विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द बुक्स, एवरीथिंग. बट आई डिडंट गेट बुक्स. बुक्स सारी इंग्लिश में ही थी, लिखना हिंदी में था. बट आवर टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव. They were working like very true mentors. I remember one my science teacher, Ramchandra sir, Ramchandra Kumar. I remember his name. He was a person who used to translate books. इंग्लिश का हिंदी कर English का हिंदी, English का तेलुगु भी करते थे. ओके. He was from Telugu only. Okay. Telugu state only. क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जो आज के तारीख में तो कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन हाँ. तब भी वो तेलुगु डोमिनेटेड ही था. हाँ, अभी भी है, अभी भी काफी हद तक है. लेकिन अभी तो है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जगह के लोग वहां पे पहुंच चुके हैं. अब वहां पे सिस्टम थोड़ा बदला है, बट स्टडी में तो ये प्रॉब्लम थी. बट वी वर फॉर्चुनेट टू हैव आर रामचंद्र कुमार सर, जो कि बुक्स ही ट्रांसलेट करते थे. और शासन की ओर से, यानी जो भी ऑफिशियल, ही वाज ऑफिशियल, तो उनके पास ये था कि बुक को ट्रांसलेट करके दे देते थे बच्चों, ये लो, ये पढ़ो इसको. इजी हो जाता था. इजी होता था. बट देयर वाज वन सब्जेक्ट कॉल्ड तेलुगु. ओके. एंड दैट वाज, मुझे याद है कि तेलुगु तो मैं बोलना तो मुझे पूरा आ गया. अच्छा. यस, आई कैन स्पीक तेलुगु वेरी फ्लुएंट मैनर. दैट्स ग्रेट. बहुत बढ़िया तरीके से बात कर सकता हूँ. और लिखना मुझे नहीं आता है. और जो असेंबली होती थी स्कूल की, उसमें मैं तेलुगु में जो प्लेज होता था, क्योंकि वहां पे हमने, चूंकि तीनों मीडियम थे, तो 2 दिन इंग्लिश मीडियम का प्लेज होता था, 2 दिन हिंदी मीडियम का प्लेज होता था, और 2 दिन तेलुगु मीडियम का प्लेज होता था. अच्छा. इस तरीके का पूरा सिस्टम था उसमें. तो मैंने तो हिंदी मीडियम वाला प्लेज मैं लेता था, लेकिन कभी जो वो तेलुगु मीडियम का जो प्लेज लेने वाला स्टूडेंट अगर एब्सेंट होता था, तो वहां तो पे मैंने सुन के तेलुगु भी मुझे याद हो गई थी. और मैं तेलुगु का प्लेज आज भी मुझे पूरा याद है. मतलब आप तब तक घुल मिल गए. हाँ, इतना घुल मिल गया. दूसरा जो सबसे टफ मेरे था कि तेलुगु तो एज अ सब्जेक्ट मैं तो ले ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे तो उसकी लिपि आती ही नहीं थी. Yes. मैं उसको लिख ही नहीं सकता था. यस. So there was one option for those who are from North India. They can opt special English. ओके. यानी एक इंग्लिश तो ऑलरेडी इतनी टफ है जो आप पढ़ रहे हैं. उसके बाद से 8th क्लास में पढ़ने के बाद से 8th क्लास तक ABCD और वर्ड फॉर्मेशन तक आने के बाद से आपको 9th में एक इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है. और तेलुगु को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तेलुगु की जगह पे आपको एक स्पेशल इंग्लिश पढ़नी है, जो कि नॉन डिटेल है. स्टोरीज है पूरे इसमें, फिक्शन, और वो स्टोरी को पढ़ना है, और स्टोरी के बारे में पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने हैं. एक धनुष से 2-3 मार दिया. एक धनुष से 2-3 मारना है. और जिसको इंग्लिश में इतनी टफ जिसको लग रहा है, वो स्पेशल इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, इसके लिए चले. यस. आई रिमेम्बर माय मदर वाज आल्सो टीचर. शी वाज अ हिंदी टीचर देयर, ओके. वर्किंग इन वन ऑफ द प्राइवेट कॉलेज देयर. तो उनकी एक फ्रेंड थी, शी वाज इंग्लिश टीचर. तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया. बहुत, शी वाज क्रिश्चियन, आई रिमेम्बर. तो मैं शाम को उनके पास जाता था, और मुझे बहुत प्रेम से पढ़ाती थी. बहुत ही बेसिक तरीके से सिस्टमेटिक की इसका आंसर ऐसे लिखना है. मुझे ये भी एक घटना याद है कि एक आंसर लिखना था, उसमें यस नो में आंसर देना था. तो मुझे आंसर तो पता था कि यस है, बट वाई यस लिखने की जगह मैंने यस बना दिया था. और उसको उन्होंने राउंड करके मुझे दिया था कि ये ऐसे यस नहीं लिखते हैं. मैंने कहा यस इसको भी बोलते हैं. बोलते नहीं, यस बोलते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं वाई यस, ये वाला यस यहाँ पे लिखा जाता है. हैदराबाद का जो स्कूल से लेके कॉलेज तक का जो जर्नी है, ये कैसा ट्रांजिशन था आपके लिए? देखिए, जैसे कि क्योंकि आपका पोएट्री ऑलरेडी चल रही है, जो स्कूल से शुरू हो चुका है. हाँ हाँ कॉलेज की पोएट्री और कॉलेज के जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. जी. तो कॉलेज भी, चूंकि हिंदी महाविद्यालय वहाँ का बड़ा फेमस ऑटोनमस कॉलेज है, शासन का है वो भी. तो वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे वहाँ पे आगे पढ़ते हैं. डिफेंस वाले काफी, जो इनका ट्रांसफर होता है, तो वहाँ जाने का अवसर मिला. बड़ा ही नैक एक्रेडिटेड बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है वो, बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन वहाँ का है. बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं. तो ये एक सौभाग्य मिला कि वहाँ वो 12th क्लास से 11th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पे की, क्योंकि यहाँ पे जूनियर कॉलेज भी था और डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज भी था. ओके. तो ये, क्योंकि वहाँ हमारे पास चॉइस नहीं होती थी. आपके पास अगर हिंदी मीडियम का एक ही कॉलेज है तो आपको वहीं पढ़ना है, ये फिक्स है. तो बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ते थे, हजारों की संख्या में. वहाँ पे मैंने बीकॉम पहले तो कॉमर्स से इंटरमीडिएट किया, जिसमें अब वहाँ पे मुझे हिंदी में चीजें मिलती थी. लेकिन अभी इस बीच में मैं इंग्लिश में इतना वेल वर्थ हो चुका था कि अब मुझे उतनी
हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो साहित्य वाला पार्ट था, क्योंकि हिंदी महाविद्यालय आर्ट्स के लिए जाना जाता था, वहाँ पे एमए वगैरह भी होती थी, पीएचडी वगैरह भी होती थी। तो वहाँ पे जो शिक्षक थे वो अधिकतर साहित्य वाले ही लोग थे। ओके। आई रिमेम्बर डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी सर थे, उनका आज भी बड़ा स्नेह रहता है, कभी इंदौर घूमने भी आते हैं तो अभी मैं उनको लेके घुमाने भी जाता हूँ, सब परिवार पूरा। तो वो स्नेह आज तक भी बना हुआ है। तो वहाँ भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिली और कई विषयों में ऐसी बातें भी हुई कि कुछ विषयों जो टीचर्स पढ़ाते थे, तो चूंकि मेरा तो बैकग्राउंड पहले से पारिवारिक बैकग्राउंड ही साहित्य से है, तो कुछ क्लैरिटी जो बचपन में हमने सुनी थी, जो कहानियों में सुनी थी मेरे नाना से, मेरे मामा लोगों से, नानी से, माता जी से, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को तो क्लैरिटी थी। अब शिक्षक अगर कोई चीज ऐसा पढ़ाता था, जो नए शिक्षक होते थे, कि जो उस प्रसंग को ठीक से बता नहीं पाते थे या उस प्रसंग का नहीं होता था, तो मैं ऑब्जेक्ट कर देता था, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता थी। तो मुझे याद है घटना, बड़ा बढ़िया घटना है मेरे जीवन की, जो मुझे प्रभाकर त्रिपाठी सर के बारे में फिर जब क्लियर पता चला ठीक से, वो हेड थे, ये वो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे वो, और हिंदी की जो क्लासेस चल रही थी बीकॉम वगैरह में, वो सारे कोऑर्डिनेट वही करते थे, यानी उनकी ओर से कोई शिक्षक भेजा था। तो वो उन्होंने जो उनके अंडर में पीएचडी कर रहे थे कोई, उनको एज ए टीचर के रूप में भेजा था कि जाओ बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाना है हिंदी। अच्छा, मैडम आई थी पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एक प्रसंग पढ़ाया, मुझे याद है कि जो केवट का प्रसंग चल रहा था, रामायण में जो केवट और भगवान राम की जो मिलने का जो था, वो केवट प्रसंग को बता रही थी, और उन्होंने बताया कि केवट ने गंगा के जल से पैर धोने की जगह पे आंसुओं से ही इतना खुश था वो, कि आह्लाद से इतना आंसू भरे कि उन आंसू से ही परात पानी का भर गया, और उसी से उन्होंने भगवान के पैर को धोए। और जो लाइन उन्होंने शेयर की दोहे का कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। तो ये प्रसंग तो मुझे पता था कि ये तो कृष्ण सुदामा प्रसंग है। और जब कृष्ण जब सुदामा को लेकर के आए अपने घर पे, वो याचक के रूप में गए थे, और जब उन्होंने अपने मित्र को बिठाया सिंहासन पे, और जब उनके पैर धोने लगे, तब उनके आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, और वो प्रसंग में ये दोहा फिट बैठता था। ये प्रसंग उस दोहे का था, ये मुझे क्लैरिटी थी। ओके। मैंने मैडम से कहा तो उन्होंने मुझे उद्दंड समझा, और मुझे कहा तुम बाहर चल जाओ क्लास के। मैं क्लास के बाहर चला आया। उसके बाद वो मुझे पीछे बिठाने लगे, मैं जनरली आगे सबसे आगे बैठता था, क्योंकि आप थ्रेट बन गए थे। हाँ, या वो मैं और उनको क्लास उस सेशन के लिए उनको क्लास मिल चुका था, तो अब वो मुझे पीछे बिठाने लगी। 2-3 और भी घटनाएं जो है, तो मैंने बता दिया कि मैडम ये तो प्रसंग नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ, आप कहते प्रूव करिए इसको। उनको लगता था कि जानबूझ के मैं टारगेट कर रहा, बट मुझे तो क्या, चूंकि हिंदी में तो मेरा, अब वहां तेलुगु भाषी क्षेत्र में हिंदी में तो मैं पंडित था ही, स्ट्रॉन्गेस्ट, और मैं तो 8th से बेस मेरी हिंदी की बनी थी। तो वो उन्होंने सर से कंप्लेंट किया, और प्रिंसिपल के पास बात चली गई। प्रिंसिपल ने तलब किया, जो प्यून आया मुझे बुलाने के लिए। प्यून, अब वो संजोग से उस क्लास में टीचर थी, पढ़ा रही थी, और पहले कंप्लेंट मेरी कर चुकी थी, और उनकी क्लास में ही मुझे बुलाया गया ताकि उनकी वहां पे धाक बनी रहे कि देखिए पुनीत को बुलाया गया है और वहां पे प्रिंसिपल से डांट पड़ने वाली है। तो मैं, जो प्यून आया तो उन्होंने कहा कि मैडम वो सर ने बुलाया है, कोई बच्चा जो बदमाशी कर रहा है, आपने नाम दिया है, वो कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा पुनीत आप जाइए। वो प्यून भी देखता रहा कि ये तो कर ही नहीं सकता है, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, तो सारे इवेंट्स कॉलेज के करता है, टीचर डे वगैरह वगैरह सारे कार्यक्रम तो यही करते हैं। और चूंकि बीकॉम की घटना है, और मैं वहां पे इंटरमीडिएट से पढ़ रहा था, 11th क्लास से पढ़ रहा था, तो वेल नोन फेस था, और सबको पता था कि एनसीसी में भी हैं, एनसीसी भी करते हैं, एनसीसी में सीनियर है, इस समय सब सारी चीजें संभाल रहे हैं। तो वो बोला कि मैडम ये है, तो मैडम को वहां भी बुरा लग गया कि ये इसके उसका पक्ष ले रहा है। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, चलते हैं चलते। प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल भी हैरान हो गए, बोले तुम? बोले यार तू बड़ा सीरियस केस है, तो पुनीत के बारे में कंप्लेंट आ गई है, अभी आज तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, पहली कंप्लेंट आई है। तो एक काम करते हैं, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष उनको ही बुलाते हैं, त्रिपाठी जी को। तो प्रभाकर त्रिपाठी जी को बुलाया गया। तो प्रभाकर सर भी आए, और फिर सर ने कहा कि ठीक है उसको बुला लो, वो मेरी पीएचडी स्टूडेंट है, उसको क्लास में बुला लो, क्या घटना है मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या विषय हो गया। तो टीचर को बुलाया गया। अब 4-5 टीचर हो गए, एक मैं अपराधी की भांति खड़ा हूँ, और प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अब मैडम भी आ गई हैं पूरे अपने प्रॉब्लम मोमेंट में। मैडम को बाद में बड़ा विशेष प्रेम मुझे मिला, स्नेह मिला, ठीक है। लेकिन त्रिपाठी सर भी आए तो बोले क्या हो बताओ, क्या हो गया पुनीत तुम्हारे साथ, क्या हो गया? मैंने
प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ऐसी घटना है और ये मैडम ने कंप्लेंट किया कि बड़ा उद्दंड है, उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है क्लास में। तो त्रिपाठी सर तो बोले मैं तो इसको 11th क्लास जानता हूँ, ये लड़का है ही नहीं, तो कर ही सकता है। फिर कहा कि टीचर से पूछो क्या हो गया मैडम बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि सर मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो ये उल्टे कमेंट करता है, और कई विषय ऐसे हैं जिसपे ये गलत कमेंट करता है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। सर ने कहा कि बेटा देखो एक बात, उनसे कहा मेरे सामने प्रिंसिपल बैठे, जितनी हिंदी तुमको आती है, जितनी हिंदी मुझे आती है, प्रिंसिपल साहब को जितनी हिंदी आती है, उससे ज्यादा हिंदी इस लड़के को आती है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए। मतलब जिनके अंडर में कई लोगों की पीएचडी हो चुकी है, यस, जो कठिन काव्य के लिए जाने जाते थे, उनकी पीएचडी का कहना यह था कि डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी का उस्मानिया विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की जो पीएचडी है 3 पैराग्राफ में खत्म हो गई है, और वो 3 पैराग्राफ में 300 पेज है। इस तरीके से उसको लिखा गया है। वो व्यक्ति जो ऐसा बोलता है तो बहुत वजन है। वजन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मैं जब बच्चे को जानता हूँ, आप इसको जान दीजिए, गलती आप में ही है, मैं अप्रूव कर सकता हूँ। और मैडम तो रोने लगी। बाद में मैंने माफी भी मांग ली थी कि मैडम मेरा आपको परेशान करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे जो चीज जाती है उस बारे में। फिर प्रभाकर त्रिपाठी ने कहा कि इस क्लास को मैं पढ़ाऊंगा, इस क्लास को मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोग। तो वहां पे हिंदी महाविद्यालय में काफी एक्टिविटीज एनसीसी वगैरह किया, सर्टिफिकेट रहा मैं। बीच में सेना में जाने का एक शौक आ गया था मुझे, चूंकि एनसीसी करते हुए। अच्छा। तो जो सैनिक बनते हैं, जो 10th के बाद से लोग हो जाते हैं ना, चूंकि एनसीसी किया तो मुझे लगा कि मैंने 7 साल एनसीसी की है, मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। स्कूलिंग में भी एनसीसी में था, फिर कॉलेज में भी 5 साल एनसीसी किया मैंने। तो मुझे लगा कि ठीक है कर लेते हैं। उसमें गया तो सिलेक्ट हो गया मैं, तो दौड़ वगैरह निकाल लिया। एनसीसी भी सर्टिफिकेट था तो वो भी कॉम्प्लीमेंट कर गया मुझे। लेकिन फिर बाद में जिस दिन संडे का अंतिम मैं एनसीसी परेड करने जा रहा था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में परेड थी हम लोग की, वहां जाने से मेरी स्कूटी स्किट हुई और मेरा पैर टूट गया। मतलब मंडे मुझे ज्वाइन करना है, मंडे कमिंग, मतलब कल। और आज मैं सोचा सबसे मिल उल लेंगे तो हो जाएगा। और मैं सबके लिए रिफ्रेशमेंट लाने गया, वहां से आ रहा था और एक दूध वाला जो साइकिल लेके निकला, उसके आगे वो तिराहा था, अचानक इधर से वो आ गया और मेरी स्कूटी उस पर लड़ गई, और दूध का पूरा जो है ट्रावला जो है पूरा उसका जो मेरे पैरों पे गिरा और मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया और मैं नहीं जा सका। तो घर में भी थोड़ा हो रहा एक तरीके से कि चलो उनके जाने का मन था। घर में बहुत लोग चाहते भी नहीं थे कि मैं जाऊँ, ये सिपाही बन के क्या करोगे, तुम तो अच्छा पढ़ो लिखे आगे बढ़ो। कुछ लोग चाहते थे कि चले जाए। पिताजी का पता था कि मेरा एक बच्चा सेना में जाए, शॉर्ट सर्विस ही करके आए, कुछ आर्मी करके बट जाए। तो वो वहां पे जर्नी रुकी। फिर मैं अब एनसीसी मैंने इतनी ज्यादा की थी कि बहुत सारे कैंप्स करने पड़ते हैं उसमें, 10-10 दिन के 12 दिन कैंप होते हैं। तो उसमें मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। ओके। यूजी जो था। फिर इसलिए मैंने 2 मास्टर्स किए, एक एमकॉम भी किया और फिर एमबीए भी किया, ताकि अब पैर टूट जाने से फिर मेडिकल वगैरह भी, एक पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी हल्की सी। अब डिफेंस में तो मैं नहीं जा सकता था, ये तो मुझे पता था। फिर भी मैंने सीडीएस का किया, क्वालिफाई करा उसमें, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत। यही भोपाल में मेरा एसएसबी इंटरव्यू था। अच्छा। तो भोपाल पहली बार में तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था मैं। उसमें ऑफिसर क्वालिटी देखी जाती है, मेरे अंदर थी नहीं। हम लोग को भोपाल झील घुमाने ले जाया गया वहां से। मुझे पता नहीं था कि जो घुमाने ले गए ड्राइवर है वो ऑफिसर है, हमको थोड़ा आइडिया रहता है उस बारे में। और मैंने वो झील देखी तो हम तो गांव से रहने वाले लोग हैं, यूपी के गंडकी नदी के किनारे। तो पत्थर उठाया और मैंने ऐसे पानी मार दिया, जो ड्रॉप करते करते है और उसमें सर्विस इंटरव्यू में ये होता था कि कहीं भी जाना है तो अपना बैग किट साथ लेके जाना है। मतलब आप कहीं भी कॉन्फ्रेंस आउट हो सकते हैं, कहीं से भी आपको हटा जाए। वो पूरा इंटरव्यू चला था, मुझे नहीं पता था। मैं ना मैंने कहीं कोचिंग की थी, मतलब प्रोसीजर नहीं पता था कि नहीं क्या होता है। लेकिन बाकी बच्चे बड़े जो तैयारी के साथ आए थे। तो मैं पहले दिन ही कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, फर्स्ट डे ही। बोले कि आप जा सकते हैं, आपका मोमेंट ऑर्डर बन गया है, आप ट्रेन टिकट ले जाइए। तो सेकेंड टाइम मैंने पूरा आर्टिफिशियल तरीके से किया, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से फेस किया। 4-5 दिन जो पूरा होता है, पूरा कोर्स पूरा किया मैंने। और सबसे मेरी बेस्ट स्टोरी मेरी जो टीएटी टेस्ट होता है थीमेटिक, जिसमें एक डार्क रूम में बिठाया जाता है, थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ किया जाता है, एक कुछ दिखता है, फिर उस पर स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। तो मेरी स्टोरी बेस्ट स्टोरी उसमें हुई थी, उसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला था। लेकिन फिर जो मेडिकल जो हुआ, तो वो जो लेग जो फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से मुझे परमानेंट डिसेबल इसके लिए पोस्ट के लिए घोषित किया कि आपका नहीं हो पाएगा।
फिर मुझे लगा कि अब तो मैंने पढ़ाई भी नहीं की ठीक से, अब मुझे अब घर के अधिकतर लोग एकेडमिक्स में ही, मेरे ब्रदर भी प्रोफेसर हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर हैं, अहमदाबाद में है, ईडीआई में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रोफेसर है। तो फिर मैं डबल मास्टर्स करके मैंने कैसे भी करके चीज़ों को मैनेज तो किया। हैदराबाद से शिफ्टिंग कब से हुआ? हैदराबाद में शिफ्ट हो गया था मैं, वैसे तो मैं फाइनली शिफ्ट तो बहुत बाद में हुआ, 2010 में हुआ था, क्योंकि पीएचडी की वजह से, जो मेरी पीएचडी लखनऊ से चल रही थी, मुझे बार बार जाना पड़ता था, क्योंकि सर तो हमारे बाद में मेयर बन गए थे, तो उनके पास टाइम होता नहीं था। ओके। प्रोफेसर थे, फिर वो मेयर का चुनाव बीजेपी की ओर से वो मेयर बन गए थे, तो उनके पास समय कम होता था, और उसमें चूंकि रिसर्च वाला काम था, बहुत सारी चीजें प्रॉपर करके डिलीवर करना होता है, और मुझे ठीक से करनी थी पीएचडी, उससे बड़ी बात ये थी। मेरे ब्रदर उस समय आए अहमदाबाद में थे, तो उनके पास में चला गया, और वहाँ पे 3 महीने की फिर मैंने हैदराबाद से ब्रेक ले लिया मैंने जॉब से, जो पार्ट टाइम टाइप का जॉब करता था मैं, और जाके अहमदाबाद रुका, वहाँ पे विक्रम साराभाई लाइब्रेरी आई अहमदाबाद में, उसको यूटिलाइज किया और अपना थीसिस वहाँ पे कंप्लीट किया। ये किस रिगार्डिंग था आपका थीसिस? थीसिस मेरा था रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो है सिडबी एक बैंक होता है, SIDB, रोल ऑफ सिडबी इन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूपी, ये मेरा टॉपिक था, रोल ऑफ सिडबी इन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूपी। सिडबी का जो मुख्यालय था वो हेड ऑफिस जो लखनऊ में था, अभी भी लखनऊ में ही। यस। तो वहां से मुझे डेटा वर्क काफी मिल गया, सर के संपर्क अच्छे थे जो हमारे रिसर्च गाइड थे, तो वहां से मुझे डेटा वर्क सब मिल गया। सिडबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक जमाने में वही एक संस्था हुआ करता था जो एग्रीकल्चरल के लिए जाने जाता था, नाबार्ड और सिडबी, बस सही बोलते हैं, बाकी और कोई। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ये मतलब एक तरफ आपका पोएट्री साहित्य, हाँ, एक तरफ आप एकदम कॉमर्स। क्वालिफिकेशन तो कॉमर्स की थी ना, पोएट बाय हार्ट थे भाई, लेकिन जो पढ़ाई पूरी हुई मेरी, क्योंकि 10th तक तो वहाँ नॉर्मल होता है हैदराबाद में, कॉमन जो एपी बोर्ड था, उसमें आंध्र प्रदेश बोर्ड था, अब तो तेलंगाना हो गया, एपी बोर्ड का जो सिलेबस था वो पढ़ना था। 11th में चूंकि मेरे ब्रदर भी कॉमर्स वाले थे, ओके, तो उन्होंने कहा कि काम को तुमको कॉमर्स ही पढ़ना है, क्योंकि अब हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से थे, तो वो था कि वो किताबें मुझे मिल जाएंगी, बढ़िया किताब में पढ़ लूंगा, है ना। नॉर्मली किताबें बहुत मोटी मोटी हुआ करती थी, फाइनेंस की और अकाउंटिंग की और ये लॉ की, सारी चीजें, तो ये कहना था कि ऐसे कर लेना, और सपोर्ट ही मिल जाता कि ब्रदर हमको गाइड भी कर देते पढ़ना हो तो ये चीजें ध्यान रखते हुए मैंने भी कॉमर्स की पढ़ाई करी, लेकिन मैं किसी एक साहित्य वाले स्टूडेंट से ज्यादा साहित्य में था, अगर देखा जाए। हाँ, तो टीचर्स को भी लगता था कि भले आर्ट नहीं पढ़ा कर लो, चाहते भी थे तुम आगे बीए कर लो, भी तो तुमने सीईसी कर लिया ना, 12th में सीईसी या 11th 12th में सीईसी किया मैंने, सीईसी यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, ये मैंने सब्जेक्ट लिए थे। तो उनका कि नहीं, अब तुम ग्रेजुएशन में तो तुम बीए कर लो यार, तुम बीए हिंदी साहित्य से कर लो। मेरा मन नहीं था, मेरा तो उसमें मन लग गया था कॉमर्स में, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग में। तो बीकॉम का जो इंटरेस्ट है वो आपके फैमिली की वजह से तो चल रहा था जी, बट एक्चुअली में आपका कितना मन था उसमें? देखिए, मेरा तो मन था, क्योंकि मुझे जैसे मैं 12th में आया, 11th में आया और कॉमर्स की पढ़ाई मैंने ली, तो मुझे बिजनेस की पढ़ाई बड़ी अच्छी लगती थी, और उसमें चूंकि जो ट्रांजेक्शन होते थे कि इन्होंने इतना पैसा दिया फिर इतना लिया, नंबर गेम्स होते थे, दैट वाज माय इंटरेस्ट। मैंने अच्छा स्कोर किया उसमें, मतलब 80% लेकर के आ रहा था मैं उसमें, 75-80 थे इसके पास होता था, और मुझे इंटरेस्ट आता था, क्योंकि वो अमाउंट का जो था वो कहीं ना कहीं क्लिक कर, हम बिजनेस का खेल खेल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं, और सब चीजें, इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं, देश की इकोनॉमी क्या है, हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की इनकम कितनी होती है देश में, नेशनल इनकम क्या उसके बाद, तो थोड़ा सा वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो ऐसा नहीं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट बहुत था बीकॉम में और कॉमर्स के सब्जेक्ट में, लेकिन ये था कि जो मन था वो तो साहित्य की तरफ ही था। तो बीकॉम में भी और इवन 11th 12th में भी मैं अधिकतर कविताएं करना, मंचों पे जाना, क्योंकि मेरे स्कूल से शुरू हो चुका था, अब मैं स्थापित कवि टाइप में हो गया था, पुनीत क्रांतिकारी के नाम से मुझे जाना जाता था। अच्छा, नाम लग गया था? नाम लग गया था मुझे। और ये नाम भी देने वाले हमारे जो सर लोग थे वही थे, बड़े जाने माने कवि थे हैदराबाद के, नेपाल सिंह वर्मा, अभी तो दिवंगत हो गए वो, उनकी एक संस्था होती थी गीत चांदनी, तो गीत चांदनी रोज रात को कवि सम्मेलन करती थी किसी के क्षेत्र में। अच्छा, हाँ, उसका बड़ा विशेष महत्व था। और एक और संस्था थी सांझ के साथी, तो ये हम लोग टैंक बंड जो है गोलकुंड, ये अपने हैदराबाद में जो टैंक बंड एक स्थान है, हिमायत सागर है, उसके बीच में गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, बीचों बीच में, सागर के बीचों बीच में, तो वहां पे एक स्पेस बना, वहां पे लोग कवि सम्मेलन वगैरह करते हैं, समुद्र के बीचों बीच, मतलब सागर के बीचों बीच छोटे वाले। तो उन संस्थाओं से मैं जुड़ा था, जो भी कवि सम्मेलन होता था तो हम लोगों को, अब उस समय तो ऐसी सूचना होती नहीं थी कि मोबाइल वगैरह उतना एक्टिव नहीं था, सबके पास नहीं हुआ करता था। मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में था, इंटर में था, इंटर फर्स्ट में, तब वो मोबीटेल का फोन आया था,
रिलायंस वाला। हाँ 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 हाँ, जो ब्लू कलर की लाइट जलती थी। हाँ, 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 तो वो तब आया था। तो मेरे पास तो फोन नहीं था, लेकिन लैंडलाइन पे सूचना आती थी या फिर पेपर में खबर आती थी कि कल यहाँ पर कवि सम्मेलन है ना। तो न्यूज़पेपर वो देखना होता था। स्वतंत्र वार्ता एक समाचार पत्र था वहां का, मुझे याद है। डेली हिंदी मिलाप एक समाचार पत्र था। तो वो हिंदी पत्र आते थे मेरे घर पे, उनको उसमें देखना होता था कौन सी कवि सम्मेलन कहाँ पे है, और फिर वहां पे पहुंच जाता, समय पे सब लोग पहुंच जाते थे। बाद में फोन पे भी, मोबाइल आने से फोन पे कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो गया था। तो नियमित जाने वाले कवियों में हम लोग थे। छोटी छोटी गोष्ठियां करना, अलग अलग स्थानों पे करना, किसी धार्मिक स्थान पे करना। कबीर की खेड़ी थी, वहां पे कबीर खेड़ी में भी करते थे हम लोग जाकर के। तो ऐसे कवि सम्मेलन में तो खैर मेरा बिल्कुल वो हो गया था कि स्थापित कवि हैं तो कविताएं करते रहते हैं। मेरा इंदौर आने के बाद छूट गया। इंदौर आने में मंच का कवि नहीं रहा, कविताएं मैं लिखता रहा, लेकिन चूंकि यहाँ पे और बहुत सारी चीजें ऐसी स्प्रेड हो गई कि उस तरह का कनेक्ट भी नहीं रहा। और चूंकि वहाँ स्कूलिंग से ही मैं जुड़ा था, तो मुझे सारे मेंटोर्स जो थे, जो कवि, वो सब लोग अच्छा जानते भी। नेचुरल मार्केट बन गया था। और यहाँ आने के बाद से एक भी व्यक्ति को मैं इंदौर में नहीं जानता था जब मैं इंदौर आया था। ओके। हाँ, तो ये जर्नी थी। तो बीकॉम तो पढ़ाई चल रही थी, बट साथ में जो कवि हृदय था, लेखन था, जो एक आध दो रिपोर्टाज मैंने यात्रा वर्णन भी लिखे हैं जो काफी अच्छे हैं और सराहा गया उनको। कविताओं में तो खैर समसामयिक कविताएं, देश प्रेम की कविताएं, कुछ हाइकू जो जापानी विधा है उसको लेकर के, हास्य व्यंग्य की कुछ कविताएं। अब अभी भी हैदराबाद के बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे DRDO हो गया हैदराबाद का, वहां मैं कवि सम्मेलन के लिए जाता हूँ। मिधानी एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ का, गवर्नमेंट का, मिश्र धातु निगम, नवरत्न में से एक है वो, वहां मैं कवि सम्मेलन में जाता रहता हूँ। तो वो आज भी मुझे बुलाते हैं। तो उनको पता है कि पुनीत जी हैं, ये नंबर है तो उनको कविता के लिए बुलाना है। उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ है, तो उनको तो ये लगता है कि पुनीत जी भी है। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी हैदराबाद मुझे कवि सम्मेलन के लिए भी जाना होता है अक्सर। तो हैदराबाद में अभी बेसिकली आप कवि है वहाँ के? हाँ, वहां के तो मैं कवि ही हैं। ये है, ये रही है। और हैदराबाद थोड़ा सा कल्चरल डेवलपमेंट भी अच्छा है वहाँ। हाँ, बहुत अच्छा है वहाँ का। तो मतलब हर तरह के लोग मिल जाएंगे, और हर संस्कृति को मानने वाले, हर सभ्यता को मानने वाले, और बहुत जल्दी से घुल मिल जाने वाला शहर है। जैसे इंदौर के बारे में लोग कहते हैं, तो हैदराबाद ही वैसा था। तभी मैं इतनी आसानी से वहां पे रह पाया। हाँ। नहीं तो वहां पे स्थिति ऐसी थी एकदम। हाँ, यहाँ तक कि 9th क्लास में तो जब पढ़ाई के समय मेरा मन बन चुका था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझसे ये पढ़ाई हो नहीं पाएगी, और मुझे यूपी जाके वहीं नाना के यहाँ रह के पढ़ना है, ये भाव मेरा बन चुका था। लेकिन somehow I managed। तो ये हैदराबाद से शिफ्टिंग फिर उत्तर प्रदेश के लिए? हाँ, हैदराबाद से ये PhD, जब मेरा, चूंकि मास्टर्स मैंने यूपी से ही किया है, और PhD 3 साल लखनऊ से करी मैंने। तो PhD जैसे पूरा हुआ, मतलब 2008 में मैं रजिस्टर हुआ था, और 2011 में मेरी PhD अवार्ड हो गई थी। सबसे यंगेस्ट PhD था मैं 24.5 साल का था, 24-25 साल का। तो उस टाइम में मेरी PhD अवार्ड हो गई। सबसे कम समय में अवार्ड होने वाली PhD मेरी थी। तो उसके यही समय रहा जो 3 साल और 2 साल जो मास्टर्स के थे, वो मैं यूपी में रहा, लखनऊ में ही रहा। PhD एक ऐसी चीज है सर, मुझे पता है कि मैं तो उसका समय काल देख के डर गया। 7 साल लोग भी लगाते हैं, 7 साल इतना टाइम कौन दे, तब तक तो कमाना शुरू करना है। हाँ, ये प्रेशर होता है मन में अंदर। मेरे ब्रदर चूंकि हो चुके थे, PhD उनकी हो चुकी थी, तो एक मोटिवेशन था, उनका कहना था कि अब देखो, तो डिफेंस में तुम जा नहीं पाए, तो तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब क्या करना है, तो एकेडमिक्स में ही करना है, हमारा हथियार वही है दूसरा। हम लोग के पास दूसरा क्या है? नाना भी टीचर थे, मामा लोग भी एकदम टीचर ही हैं, माता जी भी टीचर थी। तो ये था कि टीचिंग में तो जा ही सकते हैं, और तो PhD उसके लिए होना जरूरी था, अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो मस्ट था उसके लिए। तो मैंने 2012 में मेरी PhD जो है 2011 में 2010 में मैंने सबमिट कर दी थी, और 2011 में अवार्ड हो गई थी मेरी। 2011 में फरवरी में। फिर मैं इंदौर चला आया, और तो इंदौर में जर्नी शुरू हो गई। 2011 में आप इंदौर आए कि 12 में? 2011 में आप इंदौर आए। ओके। सो इंदौर की जर्नी कैसे शुरू हुआ? इंदौर आना कैसे हुआ? इंदौर आना एक बहुत बड़ी घटना है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना ये भी है। इंदौर से मेरा कोई संबंध नहीं था। हाँ। आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो मेरा कोई रिलेटिव इंदौर में नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड्स इंदौर में नहीं है जो मेरे बैचमेट रहे हों, या कॉलेज मेट रहे हों, या घर के आसपास के रहे हों। जो बने हो यही बने, जहाँ की जो बने। इंदौर जब मैं आया तो एक कर्नल VK गौतम थे एकेडमिक्स में, यहाँ पे मेडिकैप्स विश्वविद्यालय जो है, मेडिकैप्स का एक कॉलेज हुआ करता था, IIFTR, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रिसर्च। IIFTR में वो डायरेक्टर थे। वो मुझे एक कॉन्फ्रेंस में चेन्नई मिले थे। ओके। तो वहां मेरा पेपर बेस्ट पेपर अवार्ड हुआ था।
और संयोग से उस कमेटी के जो जो चेयरमैन थे वही थे, जहाँ जिनके चेयरमैनशिप में वो पेपर प्रेजेंट हुआ था। ओके। तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। और दूसरा क्या, वो बोलचाल की भाषा तो उनको लगा कि ये कहीं यूपी से या बिहार से है, वो टोन तो आ जाती है। हाँ। तो उन्होंने कहा तू यहाँ पे कहाँ से है? तो मैं हैदराबाद से गया था, तो क्योंकि मैं उसमें आई वॉज वर्किंग विद बद्रिका कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो मैं वहां से चला गया था। शुरू में नाम मेरा वहीं चला था, चूंकि मैं आ तो यहाँ गया था बट लखनऊ में, बट नाम अभी वहां पे चल रहा था, क्योंकि पीएचडी सबमिट करने में यहाँ पे आया तो वहां की जॉब छोड़ करके। तो बोले तू हैदराबाद से क्या कर रहा, कैसे? तू तो यूपी का रहने वाला, तेरी आवाज। तो मैंने कहा हाँ मैं यूपी का ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको इंदौर बुलाऊंगा, तुम आओगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा सर, मेरी पीएचडी चल रही, मैं अभी तो कहीं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पीएचडी के लिए आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो मैंने नौकरी छोड़ के आया हूँ बद्रिका कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, क्योंकि पीएचडी सबमिट करनी जरूरी थी और वहां पे वो अलाउ कर नहीं रहे थे मुझे। और मेरी पीएचडी तो बीच में अटकी हुई थी, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा देना पड़ता था पढ़ाई में, बद्रिका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पे पीएचडी में दे नहीं पाता था, तो मैंने इसीलिए मैं आईएम चला गया, जाके वहां रह के डेडिकेटेड 3 महीने में मैंने उसको पूरा प्रॉपर्ली कंपाइल करा, वहां पे रिजाइन किया। गाइड आपके लखनऊ के ही थे? हाँ, गाइड लखनऊ के थे मेरे। ओके। तो वो कर्नल वीके गौतम जो थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुमको एक दिन बुलाऊंगा। संयोग देखिए, कोइंसिडेंस है, तो मतलब सारी चीजें मेरी टाइम पे होती गई थी, मुझे याद है। मतलब अभी भी संयोग से भगवान का जो भी है टचवुड कहें इसको, कि जो चीजें लास्ट मंथ को होते होते हो जाती है, लगता है कि बिगड़ रही है लेकिन तो हो जाती है। मैं पीएचडी सबमिट किया, पीएचडी 3 अगस्त को मैंने सबमिट किया था। और हम लोग शादी में थे, एक शादी छोटी सी पार्टी थी किसी की, लखनऊ में दे रहे थे, तो पार्टी हम लोग अटेंड कर रहे थे, खाना खाने गए थे शाम में, उसमें उनका फोन आया। यानी ये कम से कम 6 महीने का गैप था ये, जो हम लोग मिले थे और यहाँ पे आए। चेन्नई की मीटिंग के बाद ये 6 महीने के गैप है। मैंने उनसे नंबर तो लिया था, उन्होंने मेरा नंबर सेव किया था, मैंने भी उनका नंबर लिया था, लेकिन मैंने सेव नहीं किया था। मैंने कहा लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं यार, तो मैं तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता उनको कि ये मतलब कौन है। बोले मैं कर्नल वीके गौतम बोल रहा हूँ पुनीत। तो मैं तो रिकॉल ही नहीं कर पाया ठीक से एक बार। अरे हम चेन्नई मिले थे। मैंने कहा हाँ सर, नमस्ते नमस्ते। तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज लिया है और एज ए ग्रुप डायरेक्टर, और तुमको आना है, तो अपना ईमेल आईडी देते। तो मैंने उनको अपना ईमेल आईडी भेज दिया, सिंपली मैसेज कर दिया उनको। मुझे ईमेल आया उनका कि फॉर इंटरव्यू फैकल्टी पोजीशन के लिए। तो मैंने जो ईमेल पढ़ा उनमें, उनके मेल बॉडी में पूरा वो मेडिकैप्स के बारे में था लिखा हुआ, जो ग्रुप डायरेक्टर वगैरह जो चीजें थी, वो सिग्नेचर जो लोग डाल देते हैं पहले। yes. लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर चुके थे, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जहां इसके पहले मैं अभी ग्रुप डायरेक्टर था। ओके। 5 साल। तो मैंने एफटीआर देखा, तो उसका मैंने पूरा वेबसाइट वगैरह सर्च किया, चीजें मिल गई, ठीक ठाक थी, बढ़िया। देखी मुझे मिला, जाना चाहिए, अब तो मुझे कहीं सर्च करना ही है नौकरी, पीएचडी तो हो चुकी है। तो मैं चला, मैंने कहा महाकाल दर्शन करेंगे, तो उज्जैन उतरा, में दर्शन किया, और फिर इधर इंटरव्यू के लिए मॉडर्न में लोकेशन दोनों भेजा। तो मैंने देखा मॉडर्न कॉलेज है, मैंने कहा ठीक है, क्या करें, वहां तो जाना पड़ेगा। जो कि मैंने कुछ स्टडी नहीं की थी, कुछ उसको एक्सप्लोर नहीं किया था कि कैसा कॉलेज है, क्या है। खैर अब वहां पे आ चुके थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और उसमें यूनिवर्सिटी का कोड 28 का इंटरव्यू था, मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। उनका कि अब तुम मैं काम करो, 31 अगस्त को ज्वाइन कर लो। तो उसी महीने में 31 अगस्त को मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा चलो नौकरी शुरू करनी है, एमपी में शुरू करते हैं। और एज ए क्या ज्वाइन किया? एज ए एमबीए डिपार्टमेंट हेड के लिए उन्होंने मुझे एमबीए डिपार्टमेंट हेड के लिए लिया। ओके। बहुत यंग था मैं तो, बिल्कुल मेरे अंदर में तो लोग बूढ़े लोग भी थे, बट चूंकि मेरी पीएचडी हो चुकी और थी। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं हम? ये 2011 की बात कर रहा हूँ। 2011 में 31 अगस्त को 31 अगस्त आपने ज्वाइन कर लिया मैंने मॉडर्न। हाँ, गुड। और फिर अच्छी जर्नी ठीक ठाक रही, बस मैं बहुत दिन उनके साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा डिफेंस बैकग्राउंड से थे वो, और उनका जो वर्क करने का जो कल्चर था, बड़ा डिफेंस टाइप का, बहुत स्ट्रिक्ट वाला था। और मैं चूंकि अब एकेडमिक्स से पूरा मोल्ड हो चुका था, और मेरी वर्किंग भी एकेडमिक्स में शुरू हो चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा वो क्या है, वो सिस्टम का समझ नहीं पाता था कि वो लाइन पे अनुशासन प्रतिष्ठा बहुत भयानक लाइन पे खड़े कर देते थे। और कैंपस में भी ऐसे जो एक्टिविटी शुरू करी थी उन्होंने डिफेंस वाली, वो जिगजैग कूदना, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आउटबाउंड ट्रेनिंग जो होती है, आउटबाउंड ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अच्छी थी वो चीजें, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो भी एकेडमिक में बहुत काम करना है, मैं तो यहाँ पे सही जगह पे हूँ ही नहीं। और एक तो मुझे ये भी वो था कि मैं सही जगह पे, जहां मैं देख के आया था वहां पे मैं आया ही नहीं, मुझे चीटिंग जैसा लग रहा था। तो फिर मैंने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट जो है, PIMR प्रेस्टीज कॉलेज यहाँ का जो है, रिनाउंड मैनेजमेंट कॉलेज, तो वहाँ का इंटरव्यू आया था।
10 महीने मैंने मॉडर्न में काम किया गौतम जी के साथ। 10 महीने बहुत काम किया मैंने, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन सब उन्होंने बहुत सिखाया भी, FDP वगैरह किए मैंने बहुत और सारे। तब कितना पुराना कॉलेज हुआ करता था वो जब आपने ज्वाइन किया था? मॉडर्न 2007 का शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, नया- 2007 almost नया नया। था। मतलब यू आर एट द बेस्ट लेवल जब आपने Yes, yes. स्ट्रक्चर को मैं क्रिएट शायद किया। पहला MBA पहला HOD में ही था वहां का, ओके फाउंडर HOD मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मैं ही था। ओके तो MBA डिपार्टमेंट 10 में शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, और आपने 11 में ज्वाइन 11 में ज्वाइन किया था। ओके कॉलेज 2007 से था, बाकी UG प्रोग्राम, फार्मा प्रोग्राम वगैरह सारे थे वहाँ पे। तो ये सब चीजें यहाँ तक बढ़ी, फिर अब मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं साउथ में पढ़ा के आया था। वहाँ का कल्चर बच्चों का और यहाँ के बच्चों का कल्चर मुझे कुछ बिल्कुल अलग है। समझ ही नहीं पाता था। फिर मैंने प्रेस्टीज का नाम सुना तो उन्होंने कहा कि इवन हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने रिकमेंड किया, डॉक्टर VK गौतम, कि प्रेस्टीज कॉलेज अच्छा है तो तुझे अप्लाई करना चाहिए। ओके मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया, तो मैंने वहाँ पे फिर ज्वाइन कर लिया। तो वहां पे ऐसे क्या ज्वाइन किया? एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया मैंने फिनेंस डिपार्टमेंट में, फिनेंस एंड अकाउंटिंग का। ओके तो HOD नहीं किया मैं, एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया मैंने बेसिक। तो ये थोड़ा सा अटपटा नहीं है कि आप HOD से थोड़ा सा हाँ, डिग्रेड हो गया? अटपटा मेरे लिए था, बट पैकेज अच्छा था, इंस्टीट्यूशन का नाम अच्छा था। देखिए, अच्छा। ब्रांड अच्छा लेंगे तो सैलरी कम मिलेगी ये तय है, ये तो मैनेजमेंट का फंडा है। आप सन फार्मा में जाएंगे तो आपको सैलरी कम मिलेगी, आप मॉडर्न फार्मा में जाएंगे तो सैलरी ज्यादा मिलेगी। या तो ब्रांड नेम मिलेगा तो सैलरी मिलेगी। मुझे सैलरी की आवश्यकता थी, तो मैंने कहा मैं तो कॉमर्स वाला था, मुझे उसमें प्राइवेट नौकरी में इस डेजिग्नेशन से क्या मतलब करता है, कुछ मैटर नहीं करता है। ट्रू। हमको तो, हम घर छोड़ के बाहर निकले हैं तो हम नौकरी के लिए निकले हैं, हाँ। हम पैसा कमाने के लिए निकले हैं, ये तो फंडामेंटल्स में आ गया था अपने। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे नौकरी शुरू की। बड़ा इंस्टीट्यूशन था, चूंकि वो अच्छा रेप्यूटेड था, सारे कंडीशन के NAC वगैरह NBA वगैरह थे उसके पास। तो मैं वहाँ पे जुड़ गया 2011 से 2019 तक मैं वहाँ था। उसमें कोई इंक्रीज आपके पोजीशन में? सारे इंक्रीज उसी में हुए हैं। वाओ। जो मेरा सफर रहा, जो एक सामान्य असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के CEO ऑफ प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन तक की जो जर्नी रही है, वो मेरी वही रही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ जो कहते हैं, मैं उस समय 25,000 की सैलरी पे वहाँ पे ज्वाइन किया था। वही सैलरी मेरी मॉडर्न में भी थी। उनका नेम आपको रख तो लेंगे, बट हम अभी उतना पे नहीं कर पाएंगे। अब आपको 25 पे ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे स्कोप दिखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का लेवल भी वो चलता था वहाँ ठीक ठाक वहाँ पे, और सिटी में नाम भी चलता था कि ये एक अच्छा कॉलेज ऐसा है। तो फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में काम शुरू किया, और वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल की मैंने स्थापना की। ओके। ऑलरेडी वहाँ पहले से थी, लेकिन वो इनएक्टिव थी। हाँ, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा चालू नहीं हुआ था। नहीं था। हमने जब entrepreneurship PhD जब एंटरप्रेन्योरशिप में किया, हम्म, क्योंकि मेरा तो डोमेन ही एंटरप्रेन्योरशिप है, रोल ऑफ SEDB इन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन UP, SEDB का काम ही पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो जब मैंने टॉपिक लिया तो ही लोग मना करते कि टॉपिक क्यों ले रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, नौकरी सब होती है। तो मैं दोनों ब्रदर्स का हमारा PhD एंटरप्रेन्योरशिप में ही है, क्योंकि हमको लगता था फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप ही है, और इसका एक प्लस पॉइंट हमको मिला। अब जैसे ECL मैंने वहां पे टेक ओवर किया, तो ECL का पहली एक्टिविटी जो हमने की, NEN से मैंने कोलैब किया, नेशनल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क। मरलीना यहाँ पे हुआ करती थी रीजनल मैनेजर उसकी, मरलीना रामचंद्रन, तो उनसे मिलकर मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज फिर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में शुरू करी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल के बैनर तले। और फिर हमको वही जो मैंने आपको अवार्ड बताया बेंगलुरु में, NEN वाधवानी फाउंडेशन का जो नेशनल अवार्ड था, उसमें ऑल इंडिया रनर अप का अवार्ड हमको मिला। तो ये हम पूरी टीम लेके हम लोग 13 लोग फ्लाइट से बेंगलुरु गए थे उस समय अवार्ड लेने के लिए। बहुत बड़ा मोमेंट था, प्रदेश के लिए भी, सिटी के लिए भी, वो शहर अपने कॉलेज के लिए भी, और हमारे ECL के लिए। फिर जो ECL चला और जो हमने एक्टिविटी शुरू की, देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और जो सबसे बड़ा मेरा मास इवेंट था, जो अभी भी इंदौर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको दर्ज किया, आप अगर गूगल करेंगे आपको मिलेगा, लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक। लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक जो था 2014 में, उसको मैंने प्लान किया, और ये चाइना का एक रिकॉर्ड था जिसको हम लोगों ने तोड़ा। और हमने कोई पैसा किसी को नहीं दिया है ना, हमने रजिस्ट्रेशन बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड पे। टीम आई, टीम ने सर्वे किया, देखा 1107 लोग, 1207 लोग टोटल बिना पीछे मुड़े 1 किलोमीटर पैदल चले, और थीम रखा इनोवेटिंग इंडिया। उस समय 2014 में इनोवेटिंग इंडिया थीम के साथ, और जो हमने पूरी एक यात्रा बनाई थी, जितने भी इनोवेशन देश में हुए थे, यानी 2014 में जो रिसेंट इनोवेशन था, फिर 13 का इनोवेशन, फिर 12 का इनोवेशन, फिर 12 का बैकवर्ड वॉक,
तो व्हेन यू आर मूविंग बैक यू विल सी ऑल दीज एज ए प्रदर्शनी, एज एग्जीबिशन, रोड साइड में हमने उसको लगाया था। और ये दोषी होंडा से लेकर के एबी रोड से लेकर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट तक का बैकवर्ड वॉक जो मेरा इनिशिएटिव था। आई वाज द प्रोजेक्ट हेड, आई इनिशिएटेड, आई ब्रॉट द आइडिया। मेरे 2-3 स्टूडेंट थे ईसेल के जो ई लीडर थे, आई रिमेंबर देयर नेम, आदित्य जोशी और अर्पित सराफ और प्रियंका बिस्ट। अच्छी कंपनीज में अभी दे आर वर्किंग, जेनपैक्ट, कुछ डेलोइट में है, बहुत अच्छे पोजीशन में बच्चे हमारे, दे आर डूइंग ग्रेट। तो ये हम सब लोगों ने कंसेप्ट बनाया और फिर हमने गेंद बुक में उसको अप्लाई किया और वी गॉट द अवार्ड। तो पहला जो इंदौर का जो पोहा पार्टी का एक अवार्ड है गिनीज बुक का, दूसरा जो गिनीज बुक जो एक्चुअल अवार्ड है वो लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक जो है, जिसमें 1207 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 1107 लोग क्वालिफाई हुए थे क्योंकि वो पूरा रिकॉर्डिंग था, अनकट रिकॉर्डिंग था पूरा। वो तो जो पीछे मुड़ गए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हेड्स काउंट पूरा करने के बाद से जो ऑडिटर की जो टीम थी उन्होंने बताया, फिर हमें इनोवेटिंग फॉर इंडिया जो टीम के साथ जो किया था, लास्ट पॉइंट जो एंड पॉइंट था बड़ा सा जीरो बनाया था क्योंकि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था देश में। yes. वो जीरो पॉइंट था, उसी जीरो के पेट में से उस पार निकलना था और वो एंडिंग पॉइंट था। ओके, तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया पे हमने काम करना शुरू किया। ये 2014 में आपने किया? 14 में किया, मतलब ऑलमोस्ट दो ढाई साल स्टेज का आपके तब तक की कार्यकाल। उसके बीच में हमने 2012 का अवार्ड ले चुका था मैं वहां पे जाके। और ये 2 साल हमने उस चीजों को डिफरेंट एक्टिविटीज करके स्टूडेंट में 1100 बच्चों को लेके आना, उनको ट्रेन करना, उनको चला लेना। और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इवन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, पीपल फ्रॉम सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, सबसे मिलके अवेयरनेस क्रिएट किया है। मिलना है हमको, ये रिकॉर्ड बनाना है, इनोवेटिंग फॉर इंडिया थीम के आइडिया के अंडर में सबको आना। हाँ, तो वो लोग सुबह 7 बजे, सुबह 5 बजे, संडे का दिन था जिस दिन हमने इवेंट किया था, वो लोग रोड पे खड़े थे। हमने प्रॉपर इवेंट जैसे पूरी प्लानिंग की, स्टूडेंट ने पूरे इवेंट, कोई इवेंट प्लानर हायर नहीं किया था, हमने ही पूरे इवेंट प्लानिंग की थी, सबको चेस्ट नंबर दिए थे, सब लगाए। थोड़ा डिले हुआ प्रोसेस करने में, बट वी डिड इट। बहुत बड़े सारे न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, एएनआई में, पीटीआई में, आपके लोकल न्यूज़पेपर्स में, सारे टीवी चैनल्स ने उसको कवर किया। अभी भी गूगल पे आपको दिख जाएगा, उसमें जगह जगह मेरे इंटरव्यू दिखेंगे। लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, अभी तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। हमने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ा था, चाइना की एक फार्मा कंपनी थी, उसका यह रिकॉर्ड था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग को चाइना का रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे, उनका रिकॉर्ड तोड़ना आसान होता है। उन्होंने मून वॉक किया था और 900 कुछ लोगों ने शायद उसमें पार्टिसिपेट किया था। उनके वाले इवेंट में हमने 1207 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 1107 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ये रिकॉर्ड मेरे नाम पे हुआ, मेरे इंस्टीट्यूशन के नाम पे हुआ। आई वाज द प्रोजेक्ट हेड, सारी चीजें अच्छा, उसमें इंस्टीट्यूशन ने बहुत रिकॉग्नाइज किया उससे मुझे। फिर उस साल मेरी सैलरी बहुत हाइक हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई। फिर मुझे दूसरे तरीके देखा जाने लगा कि अब ही कैन डू समथिंग न्यू, मतलब आउट ऑफ द लिस्ट, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। हाँ, क्योंकि टीचर का तो पक्का है कि अब सुबह जाना है, क्लास लेना है, बैठना है। एग्जैक्टली बोला कि उसके बाद भी ये बंदा कुछ करता है, दैट मींस देयर इज समथिंग डिफरेंट। यस। फिर इसके बाद और बहुत सारे इवेंट्स किए मैंने। लार्जेस्ट पेपर चेन बनाया, उसमें 2 रिकॉर्ड बने, एक तो ग्रुप एक्टिविटी बनी और एक मेरा व्यक्तिगत रिकॉर्ड ही बना। 12 आवर्स का लगातार पेपर चेन बनाने का रिकॉर्ड मेरा है अभी भी। फोटो आपको दिखेंगे, पूरे पेपर्स बने, पूरा हॉल जो एट्रियम था पूरा भर गया था, पेपर्स थे। वो सुबह डर रहा था किसी ने कोई दिया सलाई मत जला दे उसमें, तो पूरा हाथ कैंपस चल जाता। इसकी फोटो तो गूगल पे आपको मिलेंगे, आप सर्च करेंगे तो। लार्जेस्ट पेपर चेन किया, फिर लार्जेस्ट सेफ्टी पिन चेन किया। अच्छा, हाँ, सेफ्टी पिन चेन भी किया। ये स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए किया। पेपर चेन की स्किल, क्योंकि स्किल का तो नया शुरू हो गया था 15 में, सरकार लेके उसको आगे थी। राजीव प्रताप रूडी उसके मिनिस्टर थे। तो ये पेपर चेन और ये स्किल इंडिया को प्रमोट करने के लिए हमने किया। एक कैंपेन को प्रमोट करने के लिए, जो इनोवेटिंग फॉर इंडिया किया था वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए किया था एनईएन के थ्रू, बट उसमें हमने ही सब इनिशिएट किया था, हमारे पूरा एग्जीक्यूशन था। हमने डॉक्यूमेंट बना के बाद में एनईएन को दिया, एनईएन ने बहुत अप्रिशिएट किया, बिना हमारे सपोर्ट के आप लोगों ने इतना अच्छा एक्टिविटी कर दिया। फिर वो पेपर चेन बनाया, सेफ्टी पिन चेन बनाया, फिर एक ह्यूमन चेन बनाया उन्होंने, बड़ा इनोवेटिव था वो। उसमें क्रिएटिंग जॉब्स फॉर मिलियन थीम था। अच्छा, क्रिएटिंग जॉब्स फॉर मिलियंस। और वो जो ह्यूमन चेन था उसमें ये था कि हमने हाइट वाइज खड़ा किया था। यानी पूरा कैलकुलेशन, एक हाइट का मेजरमेंट था, एक पार्टिसिपेंट के हाइट का मेजरमेंट था, और वो पूरा गोल सर्किल बनाया गया था। जो सबसे लंबी हाइट का था वो सबसे छोटे हाइट वाले के हाथ को पकड़ा हुआ था सर्किल, और ऐसे आपको स्लोप ऐसे दिखता था।
तो लार्जेस्ट ह्यूमन चेन में हमने क्रिएटिंग जॉब्स फॉर मिलियंस, हमने उसको ऐसा प्रमोट किया कि देयर आर मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज इंडस्ट्रीज, so many small industries also, Yes. tiny industries also. Yes. They all are joining hands together to create more jobs. More jobs. तो ये एक इसको अवेयरनेस कैंपेन के रूप में लेकर के उसको चलाया। तो ये इसको भी बहुत सराहना हुई बहुत जगहों पे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मुझे 2 बार सम्मानित किया उसके लिए, राम नाईक जी उस समय वहां पे थे, क्योंकि मेरा नेटिव वहीं पे था और चीजें वहां पे इतनी प्रमोट हुई, पेपर में वहां भी तो जगह छपता था। अच्छा। तो घर के लोग भी खुश होते थे। तो मुझे 2 बार अवार्ड वहां पे राम नाईक जी ने, राज्यपाल जो थे, एक बार बनारस में ये BHU में अवार्ड मुझे मिला स्किल डेवलपमेंट के लिए, और एक बार कुशीनगर में मुझे अवार्ड मिला राज्यपाल से ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ओके। 2 बार अवार्ड मिला। फिर वो चीज बढ़ती गई। वो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह करना शुरू कर दिया मैंने, बहुत सारे सेशन लेने शुरू कर दिए, कैसे करना है, कैसे मोबिलाइज करना है, किक स्टार्टिंग क्या होता है, कैसे हम स्टार्टअप्स को प्रमोट। उस समय स्टार्टअप वाली कल्चर शुरू हो गया था। अब शुरू हो गया था। मेरा काम था पहले कि हम सेंसिटाइज कर दें, Yes. ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ जाए। और जब बहुत सारे बच्चे अलाइन हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, scope तो दिखने हम लगा जब था। बोलेंगे तो वो सुनेंगे, रेलेवेंट लगेगा। रेलेवेंट लगेगा। कि पहले तो हमने एक्टिविटीज के माध्यम से उनको जोड़ लिया, हमने दिखा दिया कि हाँ हम इम्पैक्टफुल हैं। Yes. बच्चों को ये लगा कि हाँ ये जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। फिर अब जो बताना हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी बातें सीरियसली सुनेंगे। यस, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन वाला पार्ट अब शुरू किया। ओके। और ये 2015-16 की बात हाँ, है। 2014 में शुरू कर दिया था। 14 में शुरू कर दिया था। ओके। तो फिर जो 14, 15, 16, 17 तक तो मैं टीचिंग में रहा। मतलब मैं एंटरप्रेन्योरशिप एज सब्जेक्ट पढ़ाता भी था, कॉस्ट अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट था क्योंकि मैं कॉमर्स वाला हूँ, तो और इनकम टैक्स। Okay. ये 3 मेरे सब्जेक्ट थे जो मैं पढ़ाता था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स। तो ये बीकॉम के स्टूडेंट को, BBA के स्टूडेंट को जैसा मुझे अलॉट होता था, जो हर एक फैकल्टी को अलॉट होता है, वैसे मुझे अलॉट होता था और मैं पूरी ईमानदारी से अपनी क्लासेस लेता था, उनको पूरा करता था। एक सवाल है मेरा हाँ इसमें। जी। आपने हैदराबाद का एक किस्सा आपने बताया जिसमें आपने टीचर को सवाल किया था और आपके कंप्लेन हो गए थे। हाँ तो दैट टाइम यू वाज ए स्टूडेंट हाँ। और टीचर ने कंप्लेन कर दिया। हाँ, अभी आप उल्टे सीट पे हैं। बिल्कुल सही। नाउ यू आर द टीचर। सो नाउ उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी ऐसा एक प्रथा है हाँ कि हम तो टीचर को सवाल करने से डरते हैं, हाँ। या हमको लगता है कि टीचर कैसा सोचेंगे, या ये गुनाह है। जी। मैं तो इसमें मेरा अलग थोड़ा व्यू है। मुझे साउथ में तो मुझे ऐसे बच्चे बहुत मिले व्हेन आई वाज इन बद्रुका कॉलेज। मुझे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले जिनको जिज्ञासा होती थी लेकिन कर नहीं पाते थे। हाँ, और वो नहीं पूछते भी थे वो। अच्छा। जैसे क्लास फ्री हुई, क्लास से आपने कुछ सॉल्व किया प्रॉब्लम, बच्चों का क्वेरी आई, तो सीधा पीछे क्वेरी में आ जाते थे। ओके। सर आई हैव अ डाउट ऑन दिस, प्लीज क्लैरिफाई। तो अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। हाँ। बट वो कल्चर मुझे यहाँ नहीं मिला। Exactly. मैं तो ये कहता हूँ, That is my point. Exactly, that is my point. मैं तो आई वाज तो मोर हैप्पी अगर ऐसा कुछ मिलता तो ये मुझे बहुत ओपननेस खुशी ऑफ होती। एजुकेशन का तो है ही नहीं कल्चर यहाँ पे। यहाँ पे तो क्लास से निकलने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई विद्यार्थी आके पूछा कि सर मुझे इसमें कोई डाउट है। मतलब एक केस भी नहीं है मेरे पास। दूसरे काम के लिए आते थे, बैठते थे, मेरे पास बच्चों का जमावड़ा बहुत तो लगता क्या था। आपको लगता है कि ये कल्चर सही कल्चर है? नहीं, सही नहीं है। जिज्ञासा, देखिए ज्ञान अगर बढ़ना है तो जिज्ञासा है। क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में है, यहाँ पे तो जिज्ञासा ही तो मेन है। क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी अब जो होती थी वो सब्जेक्ट रेट नहीं होती थी, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती थी। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं होती थी उनके अंदर। वो आइडिया लेकर के आते थे, सर मेरा पास एक स्टार्टअप करना है। जैसे आपने भी संयोग तिवारी क्या किया, संयोग तिवारी माय स्टूडेंट वहां कहना बैठ जाता, सर मुझे करना है, सर मैंने BCA तो किया है लेकिन मुझे तो आई वांट टू समथिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये स्टूडेंट जो ये सब ECL के प्रोडक्ट है मेरे, जो आपके ईवी ऊर्जा के जो CEO हैं, मेरे ECL के प्रोडक्ट हैं वो। तो अभी भी आके मिल गए, तो शादी करके आए हैं, तो आके हाल ही मिले थे। यस यस यस। तो ये कहीं ना कहीं ये मुझे बच्चों का जो क्यूरियोसिटी था, क्योंकि मैं आंध्र पढ़ाता था, तो उनको सब्जेक्ट तो क्लैरिटी होती थी, बट क्या नया शुरू करना है उसके बारे में क्वेरीज मुझे आती थी कि सर वी वांट योर हेल्प। तो मुझे अच्छा लगता था उनको, लेकिन सब्जेक्ट में कभी ऐसा। लेकिन ये तो सर अगर मैं बोलूं तो एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो इसमें से मुश्किल से 20 आते होंगे। हाँ, बाकी ज्यादा एक बोल रहे तो- हैं आप, 20 भी नहीं आते हैं, 8-10 ही आते हैं। बाकी 92 तो उसी ढांचे में है। हाँ, बाकी ये जो वहां का जो कल्चर था, अधिकतर स्टूडेंट जो वहाँ प्रेस्टीज के थे वो बिजनेस फैमिलीज थे, मैक्सिमम बिजनेस क्लास फैमिली थी। तो उनके खुद के बिजनेस सेटअप होते थे, वो खुद का पिताजी का जो लेगेसी है। हाँ, तो एक तो ये होता है कि बिजनेस फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, और एक होता है कि बगावत करके कुछ अपना शुरू करना है। जो बगावत करने वाले थे वो मुझसे जोड़ते थे। बगावत वाले जो थे वो मुझसे जोड़ते थे। तो ये मैंने 2018 तक क्लासेस, और ये
डिफरेंट इनोवेटिव एक्टिविटीज करनी शुरू करी। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के सेशंस, अलग अलग स्पीकर्स को ऑल इंडिया बुला करके मैंने यहाँ पे सेशंस, टॉक शोज और पैनल डिस्कशंस कराने शुरू किए। अब मेरा जो टारगेट था कि मुझे इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करना है, वो उसी की मैं तैयारी कर रहा था। ओके, ये जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है कि वी आर ऑलरेडी इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर creating the awareness among the society for the entrepreneurship, we are having the great pool of students doing their startups। तो वो सारा कितने हमने स्टूडेंट स्टार्टअप क्रिएट किए, वो इस 2014 से लेकर के और 2018 तक का जो बैच था, उसमें काफी बच्चे जो निकल के और खुद के स्टार्टअप शुरू कर चुके थे, वो हमारे डेटाबेस में आ गए थे। उनका प्रोफाइल क्रिएट किया। देन आई अप्रोच टू दी नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है। तो तब अमिताभ कांत जी हुआ करते थे। अमिताभ कांत जी थे उस समय। अमिताभ कांत जी उसके सीईओ थे। बिकॉज वो बहुत ओपन है इन सब चीजों के लिए। यस यस, उन्होंने हाथों हाथ लिया इस आइडिया को। यस, और उस समय मिशन डायरेक्टर थे आर रमणन। आर रमणन, ही वाज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। और प्रोग्राम डायरेक्टर थे डॉक्टर उन्नत पंडित। तो ये 3 लोगों से हमारा अलाइनमेंट था। 3 लोगों से फिर मैंने ऑफिशियल इसका अटल इनोवेशन मिशन का प्रोजेक्ट आया। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरी है। जब मैंने कहा कि ये 10 करोड़ का ग्रांट है और हम उसको मैं इनिशिएट करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत खर्चा भी ला सकता है, देखा जाएगा क्या होता है। तो मैनेजमेंट तो रेडी ही नहीं था उसके लिए। दे वर नॉट, उनको लगता है ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई, ये संभव ही नहीं है। मैंने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ कम से कम। उसमें ये हुआ था कि जो खर्चे हो जाएंगे, अगर कुछ इनफॉर्मल खर्चे भी हो जाते हैं और अगर नहीं आता है ग्रांट, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अच्छा, वहां मैंने फैमिली बिजनेस का जो कल्चर देखा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली बिजनेस ड्रिवन है। जैन फैमिली है, लेती है। मुझे बुला के बिठा लिया गया बीच में, सबके क्रॉस क्वेश्चन आने शुरू हो गए। सबको मैंने सेटिस्फाई आंसर दिया। मैंने कहा कि मैं तो यहीं पे हूं ना, मुझे बंधुआ मजदूर बना कर रखना है, क्या करेंगे। रिकवरी मेरे से लेना। और बाकी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं। यस, मेरा बहुत लंबा समय आपके साथ नहीं हुआ है। 2012 से मैंने काम करना शुरू किया है और तो उसमें रुका नहीं। डॉक्टर देवीश जैन को मैं अप्रिशिएट करूंगा। ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ प्रेस्टीज ग्रुप, डॉक्टर दीपिन जैन। ये इन लोगों ने उस चीज को समझा और रिस्क लिया। और रिस्क लेने के बाद से जो फर्स्ट ट्रेंच थी अप्लाई करने के बाद से हमने कम से कम डॉक्टर देवीश जैन को मैं थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने एक्सपोजर लेने के लिए कि पुण्य जी आप अपन सेटअप तो कर देंगे, बट वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ रनिंग दोज थिंग्स, क्योंकि अब हम तो लेमैन है इसके लिए। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट लेके आएंगे तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। यस, सो हाउ यू विल रन इट, इवन यू डोंट हैव द एक्सपोजर ऑफ रनिंग द इंक्यूबेशन सेंटर, हाउ यू रन। यस, बात तो सही थी उनकी, क्योंकि वो लाना अलग बात है कि दे के आ जाएंगे कि हम करना चाह रहे हैं, बट कितना जस्टिफाई कर पाएंगे ये सबसे बड़ी बात थी। देन ही सजेस्टेड अस टू, एंड इवन डॉक्टर उन्नत पंडित उन्होंने बड़ा ही उसको सपोर्टिव वे में लिया। उनका नहीं, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, इसको ठीक से यूज करना है, तो उसके लिए आपके पास एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या करिए, जब तक आप प्रोसेस में लगे हैं तब तक आपको एक काम करना है कि जितने देश के अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं प्लीज विजिट। ओके, और फिर हमने फ्लाइट टिकट्स कराई, पूरा इंक्यूबेशन सेंटर के लिस्ट निकाला। अहमदाबाद का, इधर टी हब हैदराबाद का, बेंगलुरु का NSR सेल है ना, ये IIM इंदौर का, तो उस पर था। भोपाल का एक था, मंडीदीप में एक इंडस्ट्रियल आरटेक इंक्यूबेटर, वहां पर ऐसे IIM लखनऊ का, ये IIT इंदौर का, ऐसे कम से कम 17-18 इंक्यूबेशन सेंटर, दिल्ली के 3-4 एक ही जाने में हो गए थे। वहां हमने विजिट किया, CEO से मीटिंग की, CEO से समझे। प्राइवेट इंक्यूबेटर अधिकतर थे, लोगों ने कोवर्किंग टाइप का ही बना रखा था, उसको इंक्यूबेशन सेंटर बोलते थे। तो वहां चीजें कुछ एग्री के इंक्यूबेशन सेंटर्स थे, वो देखा मैंने। DRDO का जो लैब होता है वो लैब विजिट किया कि वो सिमिलर होता, थोड़ा बहुत चीजें हुई वहां देखने को मिलेगी। DRDO की एग्री लैब मैसूर गए थे हम लोग, मुझे याद है। तो इस तरह से हमने सारे इंक्यूबेशन सेंटर को, ये माइका इंक्यूबेशन सेंटर है अहमदाबाद का, वो हमने विजिट किया। डॉक्टर UT राव यहाँ पे है, उसके चेयरपर्सन। तो वहां से घूमने के एक्सपोजर लिया हमने, कैसे रन करते हैं, प्रोसेस क्या है, वो समझने के बाद से फिर जब हम ग्रांट में आगे बढ़े, प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन का दिन भी बड़ा यूनिक दिन था मेरे जीवन का। मुझे याद है 10 जनवरी मेरा बर्थडे आता है, और संयोग से जो प्रेजेंटेशन का डेट आया था वो भी 10 जनवरी।
AICTE न्यू दिल्ली में, चूंकि इनका AM का ऑफिस बन रहा था नीति आयोग का, तो प्रेजेंटेशन, चूंकि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अप्लाई किया था और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने वाला AICTE है, तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की पूरी टीम वहां पे आ गई थी कि हम इंटरव्यू सारे वहां पे प्लान करेंगे। हमें एक दिन पहले मिला है कि आपका जो वो रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, वो AICTE में रहेगा। 10 तारीख तो प्रेजेंटेशन किया उस तरीके से, बढ़िया वेल ड्रेस्ड होकर गया था, प्रॉपर तरीके बताया टुडे इज माय डे से शुरू किया मैंने। बाकी लोग, मैं बताऊं कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, आप यहाँ से इंदौर से IIM, IIT, वो लोग भी थे पार्टिसिपेंट, GSITS, ओके, एक्रोपोलिस, ओके, ओके, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने वहां पे अप्लाई किया था और उन सबको प्रेजेंटेशन कॉल आया था। वो सब वहां बैठे थे IPS एकेडमी, ओके, और इनको नहीं मिला और मुझे मिला। तो ये एक सबसे बड़ा एक उपलब्धि का है जो भी है। मुझे तो लगता है, जब मैंने IIM और IIT वालों को देखा तो मुझे लगा कि कोई मतलब नहीं अपना, हम तो कहीं भी नहीं पढ़ते उसमें। बट जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि वी हैव अप्लाइड फॉर एग्री एंड फूड। ओके, बाकी किसी ने एग्री एंड फूड में अप्लाई नहीं किया था। किसी ने मैकेनिकल में किया था, किसी ने IoT में किया था, किसी ने इंजीनियरिंग में किया था, अलग डोमेन में ज्यादा चलते थे। हाँ, हम तो चूंकि हमने प्रेस्टीज का जो ग्रुप है वो उसमें दे आर इनटू सोयाबीन मैन्युफैक्चरिंग आल्सो, सोयाबीन प्रोसेसिंग आल्सो, तो इसलिए हमने फूड और एग्री का डोमेन लिया था कि इस हिसाब से इंडस्ट्री बैकग्राउंड हमने वो दिखाया था कि हमारे पास ये भी सेटअप है जो हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि सेम ग्रुप का है और उनको ऐसे एसोसिएशन चाहिए थे कि इनके इंटरलिंक कई सारे both the way it will be beneficial. यस, तो वो हमको मिला और वी हैव स्टार्टेड। मुझे बनाया गया, फिर CEO बना दिया गया उसका, एक सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म की गई और प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन का फाउंडर CEO के रूप में मुझे वहां पर नियुक्त किया गया। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हो? ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 है ना, 18 7 साल हो गए आपको? हाँ, अभी तक 2018 में 5 साल का ग्रांट था वो गवर्नमेंट से। ओके, इनिशियल जो फर्स्ट ट्रेंच था वो 3 करोड़ 89 लाख समथिंग का था, जो पहला ट्रेंच जो आपको आया था, वो ट्रेंच वाइज पैसा जो वहाँ से की वजह से हम UCs बना के भेजते थे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उस बेस पे चीजें होती थी। तो यहाँ भी मेरी सैलरी हाइक अचानक हुई और चूंकि अब मैं CEO बन गया था तो CEO के हिसाब से मेरी सैलरी वहाँ पे कर दी गई थी। मैं 60,000 तक पहुंचा था सैलरी में, और 2018 में अचानक मेरी सैलरी 1,20,000 कर दी गई। कई लोगों को समस्या भी उसमें हुई बहुत सारी, क्योंकि आई वाज डिलीवरिंग द थिंग्स। यस, और मेरा एक अलग सिस्टम अब बन गया था कि ये जो भी कर रहे हैं तो इनको करने दो, और मेरा एक होता है सीनियरिटी के बेसिस पे, एक होता है एबिलिटी के बेसिस पे। तो मैं एबिलिटी वाले बेसिस पे चला गया था। यस, और एबिलिटी वाले बेसिस पे 2012 से ही था मैं इनफैक्ट। यस, तो कई बार मैनेजमेंट का तो कंसर्न मुझे लेकर बहुत अच्छा रहता था, बट जो डायरेक्टर लेवल पे होता था वो कई बार बड़ा निगेटिव भी जाता था, मुझे उतनी हैंड होल्डिंग नहीं मिलती थी। बट अब मैं चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप को मैंने आत्मसात कर लिया था, तो मैंने मान लिया था कि अब अपना इकोसिस्टम खुद ही बनाना है, हमें खुद का इकोसिस्टम खुद ही बनाना है, सपोर्ट ही कोई नहीं मिलेगा। चैलेंजेस जो आएगा देखेंगे। हाँ, स्टूडेंट से मिलकर के, या स्टूडेंट, और ऐसे भी आप उत्तर प्रदेश के हैं तो किससे डरते हैं? ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था। तो इस तरीके से फिर मैंने प्रॉपर तरीके से अपना, और वहां मैं 2019 तक रहा। फिर मुझे मॉडर्न ग्रुप जो है उसके जो फाउंडर हैं, ये मेडिकल बैकग्राउंड है, फार्मेसी बैकग्राउंड है, फार्मेसी फील्ड के लोग हैं ये। इनकी फार्मा की कंपनियां हैं बहुत सारी, और एजुकेशन का भी है काफी। तो उन्होंने मुझे एज ए ग्रुप डायरेक्टर वहां से, वो 5 साल से मेरे पीछे पड़े थे, तो बैक टू मॉडर्न, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जो 10 महीने मैंने काम किया था वो काम उन्होंने मुझे देखा था, और वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, उनका कंसर्न नहीं था कि मैं जाना। और पिछले 5 वर्षों से मेरे पीछे पड़े थे, अब आ जाओ डायरेक्टर मैनेजमेंट बन के आ जाओ। तो अब बोले अब तुम ग्रुप डायरेक्टर बन के आ जाओ, पूरे सारे ग्रुप का, फैक्ट्रीज का, सारे कॉलेजेस का, लेकिन आ जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा सा, ये तो मैंने इकोसिस्टम पूरा देख ही लिया है। प्रेस्टीज सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसमें मैं 8 साल रह लिया हूँ। उनका जो सबसे बेस्ट चीज उनके पास आज जिसको प्रमोट करते हैं, तो एक मात्र सबसे अच्छी चीज गवर्नमेंट है, 10 ग्रांट है जो आपने क्रिएट करके, मैंने क्रिएट कर ही दिया है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत चीजें हो गई हैं। मुझे कुछ अब मन में भी भाव आया, चूंकि मैं थोड़ा सा विचारधारा जो है वो नेशनलिज्म वाली विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। तो नेशनलिस्ट विचारधारा होने के कारण कई सारे ऐसे रहते हैं कि अपने हम समाज के लिए जो कर रहे हैं वो एक क्या बिजनेस क्लास फैमिली के लिए बस है क्या, या कहीं और भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मॉडर्न का जो सेटअप था वो रूरल बेल्ट की तरफ था। ओके, मैंने कहा लेट्स वर्क इन रूरल एरिया, और एक स्कोप ये भी था कि हम रूरल एरिया, सिटी एरिया में तो मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर ला चुका था। अब जो इंक्यूबेशन सेंटर इंदौर में आता वो रूरल में ही आ सकता था।
तो डोमेन भी चेंज किया, नया एक्सपोजर भी हो नया जाएगा। एक्सपोजर। अब मैं फार्मा की ओर आया, मैं एग्री एंड फूड की ओर से फार्मा की ओर आया। मैं मैनेजमेंट वाला हूँ बेसिकली, तो मैंने सोचा वही सेटअप तो यहाँ भी रहेगा, थोड़ा बहुत चीजें चेंज करेंगे, फार्मा के अकॉर्डिंग सीखेंगे। और मैं 5 वर्ष वहां पे रहा। एमएसएमई का एक छोटा सा इंक्यूबेशन सेंटर मैंने वहां पे, क्योंकि वहां पे उतना जैसे प्रेस्टीज जैसा सेटअप वहां पे नहीं था इस लेवल का। चीजें भी उस तरह की जो एजुकेशन सिस्टम था उनका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से उतना फ्लरिश नहीं था उस तरीके से कि उसने प्रेस्टीज जैसे नैक हो, एनबीए हो तो चीजें मिल जाए। तो जितना था उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अब ये सेटअप तुमने क्रिएट कर दिया, लेट्स अब जो चीजें नया कुछ करने लायक नहीं चला है, के दे दिया, फंक्शनिंग में लेके आ गए, Now do it. लैब बना दिया, सारे स्टार्टअप्स इम्पैनल कर दिए, 10 स्टार्टअप वहां पे कर लिए गए। 25 साल का टारगेट हमारा था कि हम फर्स्ट ईयर में 10 स्टार्टअप्स को अपने पास हम इनरोल कर लेंगे और 3 साल में उनको हम ग्रेड कर देंगे Okay. विद इन 3 इयर्स। तो मैंने 10 कर लिया। 10 तो मुझे 5-7 दिन में कर लिए थे मैंने, क्योंकि इकोसिस्टम बच्चे थे मेरे पास। ओके। और वो जो क्राउड से निकला था वही लोगों को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस Enroll कराया, करना वहां था। पे इनरोल करा दिया। दे हैव टेकन देयर कोवर्किंग स्पेसेस जो वहां पे उनको रिक्वायर्ड थी, सीट ले लिया, किसी ने केबिन ले लिया, तो दे हैव स्टार्टेड वर्किंग देयर। तो मेरा टास्क पूरा हो गया था। मुझे लगता है मैं आइडल बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अरेंजिंग रिसोर्स पर्सन फॉर द सेशंस वो तो मैनेजर भी कर लेता था। तो मुझे लगा कि अब मेरी उपयोगिता बहुत नहीं है, अब जब यहां तक कर सकते हैं इससे बड़ा भी कर सकते हैं। मीनवाइल आपने अप्रोच किया डॉक्टर अनिल खरिया और उन्होंने कहा कि आई विल पे यू 2 लाख रुपीज, आप प्लीज ज्वाइन कर लो, मैं आपको गाड़ी भी दे रहा हूँ, ड्राइवर भी दे रहा हूँ, सारी चीजें। जो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं नया फार्मा ग्रुप को एक्सप्लोर करूंगा। मैं तो घर छोड़ के निकला इसीलिए हूँ कि चीजें पैसे भी कमाना है। पैसे भी कमाना है और चीजें एक्सप्लोर करना है, लर्निंग करनी है, सीखनी है। तो 5 साल मैंने वहां पे सक्सेसफुली 5 इयर्स किया, और जो भी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे भी इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड्स कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से वहां पे इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारी मीडिया कवरेजेस, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां भी बनाए हम लोगों ने। अच्छा। जो आपने देखा होगा, गूगल पे करेंगे आपको मिलेगा, जीन्स के कपड़े से 6000 जीन्स पैंट को यूज करके राजवाड़ा बनाया गया। ये स्वच्छता का जो इनिशिएटिव था उसको मैंने प्रमोट किया। अभी इस बीच में मेरी एक जर्नी चल रही जो अभी हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। स्वच्छता की जो जर्नी थी 2014 में मैं शुरू कर चुका था, 2014 एज ए ब्रांड एम्बेसडर। 2014 में व्हेन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, तो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव में दे हैव कॉल्ड पीपल टू ज्वाइन एज ए वॉलंटियर्स। ओके। तो ऑनलाइन फॉर्म आया था उसका, और फिर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। चूंकि ईसीएल थी, हम लोग बहुत ऐसे उतापे कहेंगे इंदौर की भाषा में हम लोग जुड़ जाना चाहते थे। और तब तक आप तो नाम हाँ, बन गए। हाँ, तो वहां टीम लेकर के ईसीएल की टीम जो है, ई लीडर्स की टीम लेकर मैं पहुंचा। ओके। मैंने कहा हम इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, हम इसको, क्योंकि उसमें जो मेजर एक्टिविटी थी वो थी सिटीजन एंगेजमेंट प्रोग्राम्स। तो वी हैव टू विजिट मेनी प्लेसेस, डिफरेंट क्राउड्स, एंड वी हैव टू प्रमोट द मिशन ऑफ स्मार्ट सिटी। कैसे रेट्रोफिटिंग मॉडल क्या होता है, पैन सिटी इनिशिएटिव क्या होता है, रेट्रोफिटिंग में कैसे डेवलपमेंट होंगे, पैन सिटी में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, आपका कहाँ कहाँ तोड़फोड़ होगा, क्यों होगा, उसका क्या आपको इम्प्लीकेशन होगा, क्या क्या चीजें आपके लाभ की होंगी। तो इस तरह के नुक्कड़ नाटक वगैरह करना हम लोगों ने शुरू किया। अच्छा। तो जगह जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नॉट चार्ज एनीथिंग। ऑफिस टाइम, कॉलेज के बाद से शाम को भी एक्टिविटी शुरू कर देते थे। कॉलेज को फ्री सपोर्ट भी था कि हाँ ठीक है, दे आर डूइंग ग्रेट, ये जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो छोड़ दो। व्हेन आई स्टार्टेड स्वच्छता 2 तारीख को जब मोदी जी ने अनाउंस किया था, और अपने कॉलेज के सामने संडे का दिन था, मुझे याद है, और स्टूडेंट्स को मैंने कहा अपन झाड़ू लगाएंगे, और हमने कॉलेज के सामने झाड़ू लगाया था। तो यहां तक भी हमारे डायरेक्टर से मुझे आ गया था कि वी आर फ्रॉम वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वेल नोन, ग्रेट ब्रांड इन इंदौर, इन मध्य प्रदेश, तुम यार झाड़ू लगा रहे हो, बताओ फैकल्टी ऊपर। तो ये बात भी आई थी। और द स्टूडेंट, दे आर फ्रॉम गुड वेरी रिच फैमिलीज, बिजनेस क्लास फैमिलीज, उनके पेरेंट्स से कंप्लेन आ जाएगा, फ्रॉम ब्यूरोक्रेट फैमिली, जजों के बेटे हैं, तुम झाड़ू लगवा रहे हो, बताओ यार कहां मैसेज जाएगा ये। तो मुझे लगा कि दे आर, इनका ओरिएंटेशन तो है नहीं इस तरीके से, बट इसका जो फ्यूचर था वो मुझे थोड़ा लग गया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस। प्रधानमंत्री स्वयं लगे हुए हैं, लगे तो होना हुए ही। हैं, और वो अपने प्रोडक्ट को हिट कर लेते हैं। तो Yes. आपको पता है, तो गुजरात से देख रहे थे, और मेरे ब्रदर भी गुजरात में काम करते थे, मुझे पूरा आइडिया था। तो मैंने जब उसको शुरू किया, उसको सोशल में डालना शुरू किया, तो बाद में अप्रोच किया गया मुझे कि आप लोग आइए, आप लोग ज्वाइन करिए। तो स्मार्ट सिटी वाले में थे हम लोग। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव शुरू हुआ, और तब तक 15 में स्वच्छता अभियान आ गया, स्मार्ट सिटी चली रहा था।
तो उसमें हम लोग बहुत सारे इवेंट्स किए। अभी भी आप यूट्यूब पे मिलेगा, जब मनीष सिंह जी थे उस समय नगर निगम कमिश्नर, शुरू में ही करता था। जो सेशन होते थे स्मार्ट सिटी के, वो स्टार्ट ब्रीफिंग में ही करता था कि क्या करना है, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कनेक्ट होना है, और डिफरेंट जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज है उसके थ्रू कैसे जुड़ना है, कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपका वोट कैसे इंपॉर्टेंट है इस एक्टिविटी के लिए, कि क्या वोट देना है। हम बहुत सारे ऐसे सर्कुलेट करेंगे और आपको उसमें यस नो देना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजों का एक मुहिम बना के हम लोगों ने चलाना शुरू किया। बच्चे जो कि डिफरेंट सेगमेंट के थे, तो उन्होंने हर सेगमेंट में प्रमोट चीजों को करना शुरू कर दिया। तो इसी बेस पर स्मार्ट सिटी में जो काम किया, उस बेस पर ही हम लोग उस स्वच्छता अभियान में बुलाया गया। और बुलाया गया तो मुझे व्यक्तिगत बुलाया गया था। फिर मैंने जैसे झाड़ू लगाया, वैसे न्यूज खड़ी हुई कि ये झाड़ू लगा रहे हैं तो कॉलेज के नाम बदनाम कर रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा न्यूट्रल हो गया। मैंने कॉलेज को मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट, उसमें कॉलेज को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। और फिर बच्चे लेकिन चूंकि वो भाव से जुड़े थे, ये तो मैं करना ही है। तो हमने बहुत सारे एक्टिविटीज की। कारवा जुड़ गया था, कारवा जुड़ चुका था। हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज मैंने की। मैंने अभी भी देखेंगे गूगल पे, अगर स्वच्छता स्वच्छ इंदौर के पोर्टल पे, तो मेरे सब जगह एक्टिव दिखेंगे। इवन MOUD इंडिया ने भी बहुत एक्टिव है, डाली है उसमें, उस डोमेन में। तो हाँ, तो वो काफी चीजें उसमें हम लोगों ने हर स्लम्स में जाकर के सेशन करना और उनको समझाना, कुछ झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारी चीजें करी हम लोगों ने। तो उसके बाद से जब CM ने रिकॉग्नाइज किया, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जब स्वच्छता का अवार्ड मिला, वहां पे दिल्ली में जब प्रोग्राम MP का यहाँ किया गया, एंड व्हेन CM रिकॉग्नाइज मी एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छता, और जब उन्होंने ट्रॉफी वगैरह अवार्ड वगैरह दिया, तो कॉलेज को लगा कि हाँ, ये तो उन्होंने कुछ अच्छा किया। फिर अब सब जगह उस डॉक्यूमेंट में उसको शो करना शुरू किया कि हमारे फैकल्टी तो CM अवार्ड हैं, तो इधर अवार्ड हैं, तो ये हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो इस तरह की चीजें हीरा को तरह अब उस चीज को उसमें इनको करके दिखाया जा रहा है। अब वो ऑफिशियल हो गया एक तरीके से। तो ये जर्नी तो खैर चलती रही है लंबे समय से। कोई एक्टिविटी जैसे सोशल एंगेजमेंट की एक्टिविटी जब आती है, तो नगर निगम की ओर से आया था मुझे, पुनीत जी आपको रहना है। और पिछले 7 सालों से मैं लगातार ब्रांड एम्बेसडर। कलेक्टर ने भी कई बार अवार्ड दिया, CM ने अवार्ड दिया, कई प्रदेशों में जाकर के मैंने सेशन लिए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई एम ऑल्सो टेकिंग सेशंस इन IIM इंदौर फॉर स्वच्छता, जो भी कई देशों का डेलीगेशन जो आता है इंदौर में, तो उसका जो स्वच्छता का सेशन होता है वो मुझे लेना होता है। तो नगर निगम मुझे डेप्यूट कर रखे। तो IIM में कोई डेलीगेशन आया और जो उनके कोर्स में अगर सैनिटेशन है, इंदौर स्वच्छता मॉडल है, तो आई एम द रिसोर्स पर्सन फॉर दैट। तो मुझे वहां जाना होता है, वहां पर सेशन लेना होता है। फिर उनको ट्रेंचिंग ग्राउंड वगैरह जो वहाँ पे अपने प्लांट डेवलपमेंट कराया हुआ है, हाँ, वो उनको दिखाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो पूरा वो डेलीगेशन मैं ही लीड करता हूँ। हम एजुकेशन सिस्टम को बहुत कमर्शियलाइज कर दिया है हमने। हाँ, एक रीजन ये है, बिल्कुल मैं मानूंगा, इससे मैं आपके पक्ष में बिल्कुल। तो लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हर किसी को हायर एजुकेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम हम स्टार्टअप देखते हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट है, बैक बेंचर से, हाँ, सक्सेसफुली दे आर रनिंग द बिजनेस। क्योंकि उनको फिर वो लग जाता है ना कि हाँ, हम कर सकते हैं भाई। वो जो सबसे जो NEP है, NEP ही सारा खेल बनाएगी। इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी तो इंट्रोड्यूस हुई है। जब इसकी इंपैक्ट दिखने शुरू होंगे, जैसे मेरा बच्चा जब 12th पढ़ने के बाद बोले पापा मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो ये काम शुरू करना है, ये स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू करना है, मैं अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा हूँ। वो घर घर मैन्युफैक्चरिंग, जो पहले भी भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति रही है, उसमें घर घर मैन्युफैक्चरिंग थी। ट्रू। इसीलिए घर घर मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, और इसलिए गवर्नमेंट का मेजर फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे है। और जब घर घर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो अपने आप घर घर जॉब होगा, हर कोई इंगेज होगा। तो बेस वही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वही बेस है। मैन्युफैक्चरिंग ही सर्विस को एम्प्लॉय करेगी ना, वाइस वर्सा ही बोल सकते हैं, लेकिन बेस जो है, एक इंफ्रा जो है, वो इंफ्रा हमको मैन्युफैक्चरिंग ही दे पाएगी। और इसलिए ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो उसी पे काम कर रही है कि अब जैसे हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में पलायन हो गया है बहुत तेजी से। बहुत बड़ा पलायन हुआ है। अभी अब हम तो खेती वाले लोग हैं, हम शुगर केन बोते हैं, गन्ना बोते हैं, धान, गेहूं, सरसों सब अभी आ रहा है आप लोगों के लिए इथेनॉल। हाँ, तो ये हमको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ट्रू। मेरे पिताजी का भी फोन आया तो इनसे बात करता था, तो ये मजदूर सब शहर चले गए, पैसा कमाने लगे। पैसा कमाने से क्या हो गया, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा इंप्रूव हो गया है। अब वो ऐसे काम को छोटा काम समझते हैं। एग्जैक्टली, ट्रू। और इससे कई सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुई हैं, और कई तरह के अंतरकलह, कई तरह के वैमनस्य, कई तरह के झगड़े भी पैदा हो गए। एक और मेरा डाउट है कि अभी रिसेंटली आफ्टर दिस कोविड पीरियड स्पेसिफिकली
जो एंटरप्रेन्योरशिप था वो मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल चीजों में तो था ही था। बहुत सारे सेगमेंट ऐसा है कि जो एग्री में काम करना शुरू किए हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। आप HFN की बात करिए या देयर आर मल्टीपल, देहात, ये सारे एकदम रूरल लेवल पे काम कर रहे हैं, गांव खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट डेटा ये कहता है कि जब आपका एग्रीकल्चरल परसेंटेज बढ़ जाता है तो इट्स नॉट ए गुड साइन, because agriculture is completely dependent on weather and other things which are not controllable। जहां पे कंट्रोलेबल चीजों के ऊपर आपका अगर प्रोफेशनलिज्म ज्यादा बढ़ता है तो आप ज्यादा स्टेबल होते हैं एज ए नेशन। यस यस। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव इन दिस? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू एग्रीकल्चर बिकॉज उनको शायद वो चीजें नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर की मैन्युफैक्चरिंग की बात हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें भी तो सपोर्ट कर रहा है वो। जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक हम अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे। हमें विदेश में भेज के प्रोसेस करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने देश में कम कॉस्ट में चीजों को फूड प्रोसेसिंग कर करके। नहीं, एक मेरा डाउट उल्टा है। मेरा डाउट ये है कि एक तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि गांव के लोग शहर में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपको खेती बाड़ी बेच के कुछ अलग कुछ कर रहे हैं। तो जो खेती बाड़ी जो बेचने का जो ट्रेंड है जी, तो ये तो आप एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, प्लस आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, ये इसमें भी आप एक्विजिशन ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड तो कम हो ही रहा है। आप उत्पाद को बढ़ाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हो। सो ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सारे। ऑर्गेनिक तो एक तरह का मिथ है भारत में, अगर आप एग्जैक्टली बट हम प्रमोट तो कर ही रहे हैं। हाँ, ठीक है। भारत में ऑर्गेनिक तो एक तरह का मिथ है। ऑर्गेनिक भारत में सब कुछ ऑर्गेनिक ही है अगर देखा जाए तो एक तरीके से। कोविड के बाद सही बोल रहे हैं, कोविड के पास जो पलायन हुआ है, कुछ लोग गांव वापस गए हैं। मैं ऐसे 5-1 लोगों को जानता हूं जो बहुत क्लोज हैं, वो पास की हैं, जिन्होंने खुद की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गांव में शुरू कर दी। मुंबई से चले गए वो लोग। यस, मुंबई से अपना व्यवसाय बंद किया और वहाँ फ्रूट्स वगैरह बेचते थे और जो भी उनका लंबे समय 10 साल से करते थे काम वहाँ पे। अब वो गांव आ गए हैं, घर का भी काम देख रहे हैं और खुद का भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग या जो वेजिटेबल्स के हैं अलग अलग कैटेगराइज करके उसको पैकेजिंग करके बेचना, वो सब काम शुरू कर दिया लोगों ने। मिल्क का बहुत लोगों ने प्रॉपर तरीके से कर दिया, घी गायों का बहुत सारा शुरू हो गया है। घी मैन्युफैक्चरिंग, शुद्ध घी का जो है वो सारा चल रहा है। शहद का काम हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। ये केले होते हैं बनाने की खेती और उसका प्रॉपर पैकेजिंग और भेजना। तो लोगों ने वो पलायन वापस तो हुआ है। तो अभी यही इसी को हमें और एम्पावर करना है, क्योंकि आपका बेस एग्री एंड फूड में आपने काम किया जी। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच दे कैन बेनिफिट। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा सुविधाओं से हटके थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का एक जज्बा क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी पहले जो है समृद्ध गांव ही थे, जो समृद्ध पहले थे, शहर नहीं था। शहर गांव से ही बना है ना। यस यस ट्रू। गांव को बर्बाद करके शहर बनाया गया है। yes. और जब कोई किसी चीज को बर्बाद करके कोई नई चीज बनती है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हो। ट्रू है ना। तो ये सबसे बड़ी बात यही है। तो ये जो सरकार है वो समझ रही है कि गांव को एम्पावर करना है, क्योंकि गांव में सहकारिता की भावना है। इसमें तो नितिन गडकरी छोड़कर और कोई तो बात ही नहीं करते। हाँ, तो नितिन जी का तो इसलिए वहां प्रभाव आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा। गांव के इकोसिस्टम को ही मजबूत करना है। ऑलरेडी मजबूत है, खाली उसको फैसिलिटेट करना है। उसको थोड़ा सा एक देखना है, अच्छी नजर से देखना है, उन पे ध्यान देना है बस। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे कैन डू वंडर्स। बट ये है कि जो पॉलिसीज है वहां तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। लोग भी आजकल बहुत, अब गांव का स्वरूप बहुत ही बदल गया है, बहुत अपग्रेडेड हो चुके हैं। हाँ, तो जब स्मार्टफोन हर व्यक्ति यूज करता है। एग्रीकल्चर खेती में भी बहुत सारे इनोवेटिव इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। यस ट्रू। है ना। अब चूंकि लोग नहीं मिल रहे हैं खेती कराने के लिए, यस, तो कार्बाइन मशीन है, वो कंबाइन मशीन है जो चीजों को हार्वेस्टिंग कर रही है, हार्वेस्ट मशीन लगा दिया गया है, वो काम कर रहा है। फिर पराली भी जला रहे हैं, फिर प्रदूषण भी हो रहा है। हाँ, तो पराली का भी एक सिस्टम आ गया है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हार्वेस्टर अगर नहीं चलाओ तो पराली नहीं बने ऐसे, और पराली नहीं रहे तो जमीन खराब हो जाए। पहले यही सिस्टम था ना, पराली जलाते थे, उस मिट्टी से, उस राख से खेत में फैला दिया जाता था। तो खेत में कीड़े मकोड़े जो होते थे मर जाते थे। और ये जो आपका वर्मी होता है वो उसमें जीता जाता था और वो खेत की उत्पादकता बढ़ती थी, चूहे खेत में होते थे। अब तो हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एक तो हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया हमने विदोहन करके बढ़ाया है। जो प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हमने जमीन से
जितनी उर्वर शक्ति है उसकी तो शक्ति से निकालने की ज्यादा बात हमने एक बार निकाल दिया है ना। तो जो चीजें हो तो फिक्स है ना, नेचुरल जो चीजें हो फिक्स है, जितने जंगल है वो फिक्स है, पानी हो वो फिक्स है। यानी क्या है, जंगल कटेंगे घर बनेंगे, Yes, पानी कम होगा, Yes. और रेशियो तो फिक्स है ना। हम्म, तो भगवान गीता में ही कहते हैं उत्पत्ति होती है जहां पर नाश भी होता वहां, होता विकास जहां सके है ह्रास भी होता वहां, होता जहां पर सौख्य है दुख भी वहां अनिवार्य है, करती प्रकृति अविराम अपना नियम पूर्वक कार्य है। ये साइकिल है नेचर का। True. तो हम पेड़ काटेंगे तो अब आप देखिए जो आप आज अभी आपने जो बोला ये कितने सालों पुरानी पहले बातें बोला हैं जो आज भी रिलेवेंट उतने ही रिलेवेंट है, उतने रिलेवेंट है। वहां आपने समुद्र में 2 मछलियों को मार डाला तो यहाँ 2 लोग पैदा हुए, आत्मा तो उतनी ही है ना, वो वहां से ट्रांसफॉर्म हो गई यहाँ आ गई। पेड़ काट दिए तो यहाँ कुछ लोग पैदा हो गए। वो आत्मा वाला जो प्रोसेस वो तो फिक्स है ना, नेचर तो फिक्स है। ट्रू। अब उसी में ऊपर नीचे करना है। अभी उत्पत्ति बहुत तेजी से हो रही है, कंस्ट्रक्शन खूब हो रहे हैं, बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, जमीन का विदोहन हो रहा है, जमीन के भीतर तक छेद करके सीमेंटेड कर दिया जा रहा है ना, समुद्र के नीचे तक बना कर दे रहे हैं। तो ये सब डेवलपमेंट तो आपको दिख रहा है, बट ये ह्रास है ना एक तरीके से। बबल ये फटेगा। हम किस तरफ जा रहे हैं? आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली गुड़गांव की स्थिति क्या है, जमीन के भीतर तक सीमेंटेड है, यस पानी जाने का वो नहीं है। पानी का बारिश होती है तो जमी रहती है, फिर वो उड़ जाती है, अभी हमने नीचे जा ही नहीं पाती। इंटरनेशनली दुबई को देखा हमने। हाँ। 2000 बारिशों में क्या हो गया देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह हाँ, तो ये हम बना तो रहे हैं, दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। हमारा एक कहावत है, गाँव में याद है मुझे, गुड़ रहेगा ना तो अंधेरे में भी मीठा लगेगा। दैट क्वालिटी। से। यस अगर वो गुड़ है ना, गुड़ उजाले में खाएं अंधेरे में खाएं, क्वालिटी ऑलवेज सबसिडाइज दैट क्वांटिटी। यस। तो हमें वो क्या है, हर इकोसिस्टम में, चाहे वो रूरल पार्ट हो चाहे अर्बन हो, वो क्वालिटेटिव पे जाना पड़ेगा और नेचर के साथ हमें छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करनी है। हम इनोवेशन कर दे रहे हैं और अभी प्रेजेंट जो आपका रोल है जी। इसमें आपका आगे का जो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो भी है, क्योंकि आपने बहुत सारे सेगमेंट में काम किए हैं जी। और बहुत सक्सेसफुली काम किए हैं जी। जिसकी वजह से लोग मेरी 23 किताबें हैं, है ना, तो 23 किताबें मैंने लिखी हैं अभी तक, और 16 पेटेंट्स हैं। 23 किताबों में से ये जॉनर क्या है आपके? मेरी किताबें कुछ वहां रखी हुई हैं, सब एक एक अलग अलग किताबें हैं। उसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वो मैंने इस पर काम किया है, ओके। और दैनिक भास्कर ने इसको कवर पेज पे छापा था, ये देश की पहली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की किताब, इंदौर की यात्रा। पूरा उसमें स्टेप्स बताए मैंने, कैसे कैसे हमने सिटीजन एंगेजमेंट किया, कैसे लोगों का बिलीफ लिया। आई डेवलप वन मॉड्यूल, एक्चुअली आई अवार्ड फॉर दैट ओनली। ब्रांड एम्बेसडर में बाद में बना, अवार्ड तो उसके लिए मिला कि मैंने जो मॉड्यूल बनाया था, वो मॉड्यूल आईएमसी ऑफिशियल्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, सिटीजन्स को उस मॉड्यूल से अवगत कराया गया, और असल में वो मॉड्यूल पूरे देश में लागू है। मुझे बताया नहीं जरा उस बारे में, ठीक है। Great. उसको सिर्फ प्रमोट भी नहीं किया गया, उसको प्रमोट किया है कि इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड दिस, बट दिस हैज बीन इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो उसके लिए सीएम साहब ने मुझे अवार्ड दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, लेखन तो अपना अलग है, क्योंकि अब मेरे साथ एक और थोड़ा मैं व्यक्तिगत अपने जीवन की एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे अकेले ही रहता हूँ इंदौर में। मेरी पत्नी शासकीय टीचर है और वो गोरखपुर में रहती है। अच्छा। मेरा बच्चा वहीं पढ़ता है, वो मेरे माता पिता भी वहीं रहते हैं। तो ये जो समय है ये मुझे बहुत मिल जाता है मुझे। तो सोशल एंगेजमेंट्स में, ये जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें, और कुछ क्रिएटिव चीज़ों में, कुछ ऐसे यूटिलिटी बेस्ड पेटेंट्स में मैं साथ में काम करता रहता हूँ। उसके लिए मेरे को प्लस पॉइंट इसको मैं मानता हूँ। हर महीने 16 पेटेंट है आपके? हाँ, 16 पेटेंट है मेरे। अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट पे हमने किया है उसको। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने उसको अपने, उनके यहाँ नया विजिट है तो उन्होंने वहाँ पे उसको शो किया है क्राइटेरिया 3 में, कि देखिए हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ऐसा किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए चीजें तो मैटर करती है, और हम लोग यहाँ पे हैं ही इसीलिए टू क्रिएट समथिंग फॉर कमिंग जनरेशन। जितना अधिक खुदाई करके हम चीजें बाहर निकाल लेंगे, उसके आगे वो लोग उस पर काम करें। बट अभी आगे की 4-5 साल अगर मैं आपकी जर्नी को देखना चाहूं जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज अभी 2014-12 का जो सिचुएशन था, अभी शीर्षासन हो गया है, कुछ मैच ही नहीं करता है, कंप्लीटली डिफरेंट है। बिल्कुल सही। तो अभी का जो एनवायरनमेंट है या अभी का जो माइंडसेट है, जो मेंटेलिटी है और जो मार्केट है, इसके साथ आप अपने आप को कैसे रिलेवेंट रखेंगे और क्या प्रोजेक्ट आपके लिए है जो आगे 5 साल में आप करना चाहते हैं? देखिए, मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है इसमें। मैं असल में मॉडर्न से मुझे छोड़ने का भी मेरा यही रीजन है। मैंने पहले भी आपको पता है कि मैंने एक नई चीज में जाने के लिए, फार्मा को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने प्रेस्टीज को छोड़ा। अब मैं
यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ, या 7 कॉलेजेस हैं इनके, और अभी यूनिवर्सिटी आ रही है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी है। अब मुझे यूनिवर्सिटी सेटअप समझना है कि एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कैसे करते हैं। आई एम द फाउंडर वाइस चांसलर, अभी मुझे वाइस चांसलर यहाँ पे रखा गया है। मैं इस कॉलेज में बैठ रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमारा चल रहा है। Okay. तो मैं ये सेटिंग पॉइंट यहाँ मेरा पे है। तो क्या आप अपने आप को एजुकेशनिस्ट के तौर पे देखना चाहते हैं आगे 4-5 साल? देखिए, एजुकेशनिस्ट जो है वो मेंटोर होता है। यस, तो यूनिवर्सिटी तो सबसे बड़ा मेंटरशिप है। यस, और यूनिवर्सिटी जो होता है वो रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर होता है। यस, बट अभी वो डाइल्यूट है, वो जो चीज होनी चाहिए True. वो नहीं हो पा रही है। Yes. गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनका पर्सपेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सोशल डेवलपमेंट रहेगा, और यूनिवर्सिटीज का जो पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रिसर्च रहेगा एंड इनोवेशन रहेगा। यस, ट्रू। लेकिन ये सब डाइल्यूटेड है, किसी को इसके बारे में कंप्लीटली डाइल्यूटेड। इट इज ओनली फॉर द डिग्री। यस, तो मेरा अभी ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट, एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने जिसमें रिसर्च, इनोवेशन, इनको एक तवज्जो दिया जाए, और उसपे ही जो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी का जो मीनिंग है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसको एक्सपोज किया जाए, उसको लाया जाए। तब जाके हम एक्चुअल में बोल सकते हैं कि इंदौर इज एजुकेशनल। तो मैं उसमें रह के मैं एजुकेशनिस्ट भी रहूंगा, मैं उसमें रह के इनोवेटर भी रहूंगा, मैं उसमें रह के रिसर्चर भी रहूंगा। देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगी, ईडीसी सेल भी रहेगा उसका, इंक्यूबेशन सेंटर भी रहेगा उसका, डिफरेंट कॉलेज, फार्मा कॉलेज रहेगा, नर्सिंग कॉलेज रहेगा, मेडिकल कॉलेज भी रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी उसके अंदर। सो आई विल एक्सप्लोर एवरीथिंग थ्रू वन प्लेटफॉर्म। तो मेरे लिए तो ये एड ऑन ही है ना, और डिफरेंट भी है, क्योंकि मैंने एक सेटअप देख लिया है, जो सेटअप भी देख लिया है, फार्मा इंडस्ट्री और फार्मा कॉलेज भी देख लिया मैंने, और अब मैं इस ग्रुप पे हूँ जो इसमें। मुझे तो क्या ठीक है, हमारे व्यूअर्स को भी काफी सारा उम्मीद होगा आपसे, क्योंकि एक आइडियल कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ देखने को मिलेगा ऐसा हम। अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो चीजें चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से पहले से ही अगर चीजों को उसी तरह अलाइन कर दिया जाएगा तो एक अलग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। कभी कभी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कॉमर्स को एजुकेशन के साथ मैच करना के, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा अलग होता है जी, और जब हम बिजनेस लेके आ जाता है एजुकेशन सिस्टम में, तब वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखना पड़ता है। सो जब आप एक इंस्टीट्यूशन का हेड है, तब आपको खर्चे भी देखने हैं, खर्चे मीट आउट भी करने हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देना है। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है, चेस की तरह। देखिए, फिर भी मैं वहीं पे आऊंगा, क्वालिटी अगर ठीक रहेगी तो फी पे करने में किसी को कोई समस्या नहीं है। आखिर में लोग आईएम्स को भी, आईटीज को भी बिल्कुल नहीं। तो ये कहीं ना कहीं, और वैल्यू, अगर क्वालिटी को ही वैल्यू की जाएगी तो ही ठीक भी रहेगा। अगर कहीं क्वालिटी दिया जा रहा है तो अगर उसको वैल्यू करते हैं तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। दूसरा, फीस को लेकर के एजुकेशन और कॉमर्स, अगर प्राचीन काल की भी अगर बात करेंगे हम, तो जो गुरुकुल हुआ करते थे, हाँ, उन गुरुकुल को भी चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती थी, तभी राजाओं के बच्चों को पढ़ाया जाता था। जब गुरुजी जाते थे, और आज भी लोग जाते हैं, स्टूडेंट ढूंढ के लाते हैं, एडमिशन कराते हैं, ये प्रोसेस प्राचीन काल से चलता रहा है। बैलेंसिंग एक्ट। यस, तो गुरुजी जाते थे वहां से, राजा के यहाँ से बच्चों को लेके आते थे, अपने पास रखते थे, पढ़ाते थे, बदले में उनसे धन लेते थे, और इन सारे बच्चों का समाज के और बच्चे जो जिनके पास धन नहीं होता था, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो भी पढ़ पाते थे। इनके आने से ये लाभ होता था। तो फाइनेंस तो सब जगह रहेगा, और इवन अगर आप देखें तो चाणक्य ने कहा है, उनके अर्थशास्त्र में लिखा हुआ क्लियरली, अर्थशास्त्र ही राजनीति है। यस, पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र है ना, तो अर्थ का तो ये तो हम उसको छोड़ ही सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें भी कहा गया है, जो 4 अलग अलग मेजर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तो अर्थ तो यहाँ भी है, बहुत तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको कमर्शियल करना, ज्यादा कमर्शियल करना शिक्षा को, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि शिक्षा का जैसे शासन की ओर से स्कॉलरशिप वगैरह भी बच्चों को आती है। कुछ संस्थान ऐसे हैं कि जो स्कॉलरशिप बेस पे ही बच्चों को पढ़ा देते हैं, वो ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा पैसा लेकर के, बहुत अधिक पैसा लेकर के करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पे, लेकिन सरकार ने हम कुछ लगा दिया है। बहुत सारे AFRC जिसे कहते हैं हम, एनुअल फीस रेगुलेटरी कमेटी, अभी एक इनिशिएटिव शुरू हो गया है जो फीस का निर्धारण वही करेगी, कितना फीस लेना है, कितनी फीस, तो कहीं धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। जो लोग बैठे, फिर भी जो क्वालिटी है वो तो जो देना चाहेगा वो देगा। ट्रू। जो लोग बैठे हैं ये सब रेगुलेशन बनाने के लिए, वो खुद ही स्कूल कॉलेज खोल के बैठे हुए हैं। अब देखिए, मैंने तो बता दिया आपको, धर्म और अर्थ ये सबको चाहिए, है ना।
धर्म ये है कि सब धर्म से लिए जाए तो ठीक है, इसलिए धर्म को पहला रखा गया है कि जो भी अगर अर्थ भी कमाना तो धर्म के से ही कमाओ, अगर काम भी है तो धर्मोचित ही काम हो, है ना, तो मोक्ष मिलेगा। भगवान तो पहले बता चुके हैं उसमें। लेकिन अब ठीक है, बिजनेस के रूप में कुछ लोग चीजों को चला रहे हैं, लेकिन शिक्षा को बिजनेस के रूप में नहीं चलाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर सरकार का वैसा एक इकोसिस्टम भी होना चाहिए कि जो इन चीजों को रेगुलेट करे, इनको रोके और ऐसा होने से बचाए। यही कारण है कि क्योंकि फंड ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, जो अमाउंट है, जो रुपीज है, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, हावी हो गया है, इन्वॉल्व नहीं हावी हो गया, हावी हो गया, इसीलिए शिक्षा का स्तर गिर गया है। ये इतने सारे जो आप काम करते हैं, 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा हमारे पास भी है, आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं? मतलब आपके हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? आजकल मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस रखना। आपका क्या रिजीम है, मतलब पर्सनल है ये? देखिए, मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे ऐसा किसी मेंटल हेल्थ की आवश्यकता है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हाँ, तो तो चलिए ये इतने सारे लोगों से जुड़ने से शक्ति मिलती है, मुझे लगता है, और एक सपोर्ट मिल जाता है। जो चीज शायद मैं ना कर पाऊं वो कोई और कर सकता है, जो मेरे कनेक्शन में है, मेरे नेटवर्क में है। और नेटवर्क ही नेटवर्थ है आज के जमाने में। यस यस यस, ट्रू ट्रू। तो नेटवर्क जो सबसे अच्छा अगर आपने बना लिया है तो आपको कोई चीज कमी नहीं आने वाली है। और मेंटल हेल्थ भी उसी के मैन में होगा। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम नहीं होता है, या इकोसिस्टम में सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होते हैं। वो इकोसिस्टम बनाना भी हमें ही है। लेकिन तो जब हम इकोसिस्टम अपने हिसाब से बना लेंगे या अपने हिसाब से फेवरेबल रहेगा। अब मेरे जो स्टूडेंट जितने बैचेस निकले हैं वो सब अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुंचते गए, देश के कोने कोने में, विदेशों में भी। आपके पास इतने स्टोरी है अभी कहने के लिए, दीज आर माय स्टोरीज। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इनको अगर कुछ काम पड़ता है तो मैं उनको संपर्क करता हूं, उनके हाथ में होता तो उसको पूरा करते हैं। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा स्ट्रेस हो रहा है या मुझे कुछ एंजाइटी हो रही है, इस तरह की कोई समस्या मुझे नहीं आई है। दूसरा, चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहा हूं तो इन सब बीमारियों को मैं जानता भी नहीं हूँ कि ऐसा भी कुछ थोड़ा सा फैंसी भी है आजकल। हाँ, ये फैंसी चीजें हैं कि वो स्ट्रेस हो गया उसे और वो डिप्रेशन में चला गया। हमारे यहाँ तो अगर बोलते डिप्रेशन चला गया, 2 थप्पड़ लगा तुम्हारा डिप्रेशन। तो ये सब चीजें हैं कि इसको हम लोगों ने कोई समझा ही नहीं, चीजों को लिया ही नहीं। इंदौर में काफी साल हो गए आपको। इंदौर इसलिए जाना जाता है कि इंदौर में फूड बहुत फेमस है, हर तीसरा दुकान फूड की है और हर चौथा संस्था अस्पताल है। हाँ। कौन सा फेवरेट फूड है आपका इंदौर? देखिए, इंदौर का सबसे फेवरेट फूड मेरा जो है वो तो पोहा ही है। पोहा छोड़ के बताइए। पोहा थक गया सुन नहीं, तो पोहा फिर दाल बाफले की बात करूंगा मैं। अच्छा। मैं संडे को खाता हूँ और अभी पिछले कुछ दिनों से छोड़ दिया मैंने, लेकिन क्योंकि संडे को बैठना पड़ता है, वो खा के सोना चाहिए। तो दाल बाफले, राजहंस के दाल बाफले, या फिर और भी कई पॉइंट्स हैं। दाल टिक्कर मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। दाल टिक्कर जो अपने एयरपोर्ट रोड पे मिलता है। अच्छा। 2-3 दुकानें बढ़िया हैं। नहीं सुना। तो वो भी दाल बाफले जैसा ही होता है, लेकिन वो टिक्की की जैसा थोड़ा चपटा सा होता है। उसकी उंगलियों से छेद करके और उसमें घी डाल दिया जाता है और फिर दाल भर को खाया जाता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो ये सब चीजें जो है वो मैं खाने पीने का शौकीन व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरा फूड एंड एग्री का ही स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर भी लेके आने का पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। हाँ, समोसा वोसा भी मैं खाते रहता हूँ। खाने पीने में कोई रोक नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा अब उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, इतना टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि जितने भी व्यूवर्स हैं और जो भी देखेंगे उनको काफी सारी चीजें जानने को मिलेगा आपके बारे में, और काफी सारे अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलेगा। लास्ट में बस एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, फॉर द न्यू एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स, कुछ 3 चीजें ऐसा बता दीजिए जो उनको जब भी कोई बिजनेस आइडिया लेके वो काम करना चाह रहे हैं तो पहला ये 3 चीजों को जरूर कंसिडर करें, एंड देन ओनली दे डिसाइड दैट आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो व्हाट शुड बी दोस 3 थिंग्स? देखिए, पहला है टाइम, क्योंकि ये तो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। यस। तो हमारी टाइमिंग कब है, हम कब शुरू कर रहे हैं, किस चीज को कब शुरू कर रहे हैं। हर चीज को शुरू करने का एक समय है। अगर वो मार्केट से बाहर जा रहा है फिर हम शुरू करते हैं, फिर हम फेल होते हैं, फिर इन्वेस्टर का प्रेशर आता है, फिर वो रिफंड वाली स्थिति आती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे क्या होता है, जब आइडिया दिमाग में आता है तो आइडिया आते ही उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। मुझे लगता है कि फटाफट स्टडी करके, आइडिया उसी समय आया है, उस समय रिलेवेंट है, वो तभी आता है। यस। इस इकोसिस्टम में मैं तुम्हारे स्टूडेंट को बताता हूं, इस इकोसिस्टम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति को आ जाए या ऐसा आइडिया आ जाए जो रिलेवेंट नहीं है। पहली बात तो ये, आइडिया तभी आएगा जब वो संभव है, और हम वही सोचेंगे जो इस यूनिवर्स में संभव है। हम उन्हीं 5 तत्वों से घिरे हुए हैं,
क्षिति जल पावक गगन समीरा, और हम उन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं। So first is the time. टाइम और टाइमिंग उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दे हैव टू क्रिएट मीनिंग टू देयर बिजनेस। Okay. इनिशियल जो स्टार्ट जो करना है वो पर्पस क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए? हाँ, मीनिंग क्रिएट करिए आप। मनी के चक्कर में पहले मत पढ़िए, पहले मीनिंग क्रिएट, वैल्यू क्रिएट कर दीजिए, वैल्यू क्रिएट उससे करना। एंड फाइनली जो है वो ऑनेस्टी। Yes. ऑनेस्टी यानी अपने काम को लेकर के ईमानदारी। जो फैंसी जो शो ऑफ जो किया जा रहा है स्टार्टअप्स का, Yes. उसको बंद कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्ट नहीं, ईमानदारी से। आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस कितना लाभ में है, कितना हानि में है। क्योंकि टाटा बिरला कोई एक दिन में तो नहीं बनता। और ये जो हम जो बात करते हैं कि ये बड़े बड़े बन गए और स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही स्पाइक्स होते हैं, ऐसे ही स्पाइक्स जाता भी है। तो ये क्या है, बेस मजबूत रहेगा ना, तो बेस से चीजें ऊपर बढ़ती हैं। पिलर मजबूत हवा में थोड़ा ऊपर चलेंगे तो गिरना ही है। तो वो बेस और अपनी धरती को छोड़ना नहीं है, अपना जो कल्चर को छोड़ना नहीं है, उसको साथ लेकर। So these three things should be considered. Thank you very much, Punit ji. Thank you very much for giving us your time. So, this was Professor Dr. Puneet Kumar Dwivedi, and this was his story. Though we have covered maybe 20% or 25% of the actual story, 75% are still about to be unwinding. So thank you very much for entire episode को देखने के लिए, and I guess you have lot of ideas and lot of insights about Dr. Professor Puneet Kumar Dwivedi. और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट डालिए, so that we can have an idea that how we can improve ourselves and what kind of content you want to see in future and what kind of guest you are also wanting and looking forward in our channel. And please मेरे हिंदी के बारे में ज़रूर लिखिए, so that I can have an idea that how I can improve my Hindi as well. So again, thank you very much for watching the entire podcast and signing it off.